चलें बेटा, ध्यान देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सबसे पहले अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे दो तीन बातें आपने लिखनी है, जरा वो लिख लेंगे। आप लोगों का जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंट्स, इसका सिलेबस और इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो ये पहले होता था और जो ये अब है, ये बिल्कुल बदल चुका है। थोड़ा उसके बारे में रिगार्ड्स में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पेपर 100 मार्क्स का अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहले ये सिंपल एक ही पार्ट में आता था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए 30 मार्क्स का है और पार्ट नंबर बी 70 मार्क्स का है। जो पार्ट नंबर ए 30 मार्क्स का है, ये पूरा एमसीक्यू है। इसका मतलब आपके पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं, पहले ये एमसीक्यूज नहीं आते थे बेटा। 70 मार्क्स का जो आपका पेपर है, ये पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब 30 एमसीक्यू आएंगे, उन 30 एमसीक्यू को अगर आप सही करेंगे तो 30 नंबर, गलत करेंगे या छोड़ देंगे तो 0 नंबर। तो कहने का मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे अपने पास नहीं है। 1 मार्क विल बी गिवन इफ 1 क्वेश्चन इज राइट एंड 0 मार्क विल बी गिवन इफ 1 क्वेश्चन इज रॉन्ग और इफ 1 क्वेश्चन इज नॉट रिटन। तो इसके लिए आपके पास 0 मार्क्स होगा। ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उस क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे इंटरनल एलिमेंट्स बने होंगे अप टू 30, ऐसे अप टू 30 तक आपके पास ये एमसीक्यूज है। ओके, रही बात सेक्शन नंबर बी की, इस सेक्शन नंबर बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस देयर विल बी, और वहां पे अपने पास ये 6 क्वेश्चंस 14 मार्क ईच के होंगे। सारे क्वेश्चन 14 मार्क ईच के। तो इसका मतलब 6 इंटू 14 यानी 84 मार्क्स का पेपर आपका यहां से होगा। और आपने इसमें से जो अटेम्प्ट करना होगा एनी 5। तो कुल मिला के 14 इंटू 5 आप अटेम्प्ट करोगे, यानी कितने हो जाएंगे 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स आपके यहां से हैं और 30 मार्क आपके यहां से हैं। कुल मिला के आपका 100 मार्क का पेपर इस तरीके से डिसाइड। ओके सर, पेपर में चॉइस क्या है? सेक्शन ए में तो कोई चॉइस नहीं है, मतलब एमसीक्यू तो करने ही करने। सेक्शन नंबर बी में 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से करने सिर्फ कितने हैं? 5। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर हमारे पेपर में तो इस हिसाब से सिर्फ 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सेम चीज तो फाउंडेशन में भी चलती थी कि 6 क्वेश्चन आते थे, बट उनके इंटरनल पार्ट्स होते थे। अगर आपको याद हो, इंटरनल पार्ट्स भी कैसे थे अपने पास, जो है डिवाइड होके कि 8 और 6 में, 10 और 4 में, इस तरीके से। सेम यहां पर भी ऐसा चलेगा। तो ये जितनी चीज मैंने आपको बताई है, ये आपके अकाउंट्स का एग्जाम पैटर्न है। आपके लिए एक और अच्छी चीज भी ये भी है कि भाई आपसे पहले अभी एक मई में पेपर होने वाला है, मई 24। तो ये जो इन्होंने पैटर्न बताया है, ये भी इनका सजेस्टेड एग्जाम पैटर्न है, मतलब रियलिटी में ये होगा या नहीं होगा इनको खुद को नहीं पता। तो मई 24 में जो पेपर आ जाएगा, उसमें हम लोग ये चीज भी चेक कर लेंगे कि आपको एमसीक्यू के अंदर कैसे काम मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ दूसरी चीज है आपका सिलेबस। सिलेबस भी काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। आपके सिलेबस में 38 चैप्टर्स हैं, 38 चैप्टर्स। ये 38 चैप्टर नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि यार कैसे पूरा होगा अपने पास। पेपर से एक दिन पहले अपने पास 24 घंटे हैं, हर घंटा भी पढ़ लोगे तो 24 चैप्टर ही होंगे, तब भी 14 चैप्टर छूट जाएंगे अपने पास। तो पूरा कैसे करना है? उसके लिए भी अच्छी बात यह है कि हमारा पेपर पहला है। तो भाई अगर पहला पेपर है तो आप उसके अंदर जितना मर्जी पढ़ सकते हो। तो 38 चैप्टर कैसे हैं जरा वो समझ लें। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि हमारे आईसीएआई ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले। पढ़ा है ऐसा? इन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से अभी जो करंटली प्रिवेलिंग है, वो प्रिवेलिंग सिर्फ 27 है। आईसीआई ने कोई लाजमी नहीं भर्ती यहाँ पे, उनका कहना है कि बच्चे को 27 के 27 पढ़ाओ। तो ये 27 एएस तो आपने पढ़ने हैं। इनके साथ साथ कुछ 11 अलग से चैप्टर्स भी हैं जो आपने पढ़ने हैं। अच्छी बात फिर से ये है कि आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कंसेप्चुअल हो गया है। मतलब अब अगर आप ये सोचोगे कि आप पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कर लोगे जैसे फाउंडेशन में करते थे और आप पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जिसको कंसेप्ट आता होगा वो सीख जाएगा, जिसको कंसेप्ट नहीं आता होगा तो दिक्कत आने वाली। तो ये 27 एएस और ये 11 चैप्टर अलग से हैं, ये होगा। इसके लिए जो आपको मेरे मॉड्यूल मिलेंगे, पिछली बार तक मैं 3 मॉड्यूल दे रहा था, इस बार हमारे 2 ही मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल नंबर 1 आपका है एएस का, मॉड्यूल नंबर 2 आपका है जो न्यू चैप्टर्स हैं उनका,
और एक आपको एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी। ये एमसीक्यू की बुकलेट के लिए भी इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा खासा गेम खेला है। इंस्टीट्यूट ने ये जो बुकलेट है ये सिर्फ बच्चों को ही अलाउ करी है। जैसे आप क्या करोगे, अगर आपने अपना सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जब आप सीए इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपके पास जो है वेबसाइट पे जाके, जैसे आप स्टूडेंट के नॉलेज पोर्टल के ऊपर जाओगे, अच्छा भाई ये रहा नॉलेज पोर्टल के अंदर अपने पास जो है जहां पे आप अपने सिलेबस वगैरह को एक्सेस करते हो, यहां पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के बारे में दिया हुआ है। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका वही है कि कोर्स डालो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। जब आप ये डालोगे तो ये एमसीक्यू सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, हम टीचर्स ये एक्सेस नहीं कर सकते। बट फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके ये एमसीक्यू एक्सेस कर लिए। तो ये कुल मिला के एमसीक्यू की बुकलेट भी आपके लिए रेडी है। इसका मतलब आने वाले समय में आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगी। पिछले अटेम्प्ट तक मैं ये 3 मॉड्यूल दे रहा था, आपके अटेम्प्ट में ये दोनों मॉड्यूल मैंने मर्ज कर दिए। तो आपकी कंसेप्ट बुक एक ही है और आपकी जो दूसरी बुक है वो कौन सी होगी, एमसीक्यू। लास्ट थिंग, आपने रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं। एक ही रजिस्टर मेंटेन करना है, जितना ज्यादा थिकेस्ट रजिस्टर हो उतना बढ़िया, क्योंकि भरते जाएंगे ये। यहाँ पे जो आपके पास कोर्स है वो बड़ा है, मैं नहीं चाहता पेपर के टाइम के लिए आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स रहे, एक ही रजिस्टर रहे कंसाइज की तरह, और उसी में से सारी आपने पढ़ाई जो करते रहे। ये जितनी बातें मैं लिखवाई ये आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न है कैसा, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और मॉडल वगैरह जो आपके पास क्या क्या मिले। ओके, इसमें से कोई चीज ऐसी है जो आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुई हो तो बताओ, नहीं तो मैं आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक है, हम एएस से ही शुरुआत करेंगे। आपने फाउंडेशन के अंदर भी एक एएस पढ़ा है, पता है आपको, AS2, गुड। AS2 आपने पढ़ा है इन्वेंट्री के बारे में, ये आप फाउंडेशन में पढ़कर आ गए हो। ये कमाल की बात यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पे 27 एएस आपको सारे ही पढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको ये एएस जो है डिस्कस कराया जाए। चलिए, यहां से हम लोगों का जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। देखो बेटा, फर्स्ट क्लास है, मैं पहली क्लास में ही थोड़ा सा ये सावधान होने को कह रहा हूं। फाउंडेशन का पेपर इंटर के पेपर से बहुत अलग होता है। अगर आपने फाउंडेशन में पूरा जोर लगाया, मतलब 100 में से 90%, 100% मेहनत करी है, तो इंटर में डबल करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। खाली ये सोचना कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया था तो इंटर भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंटर के अंदर बहुत मेहनत है। ये क्लास के फर्स्ट दिन में आपको बता रहा हूं, ट्राई कीजिएगा कि जितना होमवर्क आपको दिया जाए प्लीज उसको करें। एंड किसी वजह से अगर आप अपना ये होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, देन एटलीस्ट मेक अ हैबिट, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए घर जाके उनको बस रिपीट कर लो। ये मेरी गारंटी, अगर आप इतना कर लोगे मैं पास करा दूंगा, इतने मेरी गारंटी है, ये मेरे वर्ड्स हैं। अगर आपने इतना नहीं करा देन फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं करोगे काम खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज घर पे जाके होमवर्क जरूर करिएगा, और जो अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो क्लास वर्क को अपने पास रिपीट कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको एएस के बारे में बता रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन टू एएस है। ऐसा हमारा कोई चैप्टर है नहीं, बट क्योंकि आज मैं चैप्टर एएस का शुरू करने जा रहा हूं इसलिए मैं इस एएस के बारे में बता रहा हूं। देखिए बेटा, हमारे आईसीआई ने आज तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले। ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले। इन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से उन्होंने आखिरी के 3 स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने का मतलब पहले निकाले थे, अब उन्हें वापस ले लिया, तो 3 स्टैंडर्ड तो खत्म हो गए। आज के डेट में हमारे सिलेबस में ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। इनके अलावा 2 स्टैंडर्ड्स, एक AS6, ये उठा के उन्होंने मर्ज कर दिया किसके साथ, AS10, और एक AS है AS8, ये उठा के उन्होंने मर्ज कर दिया AS26 के साथ। तो जरा दिमाग लगाओ, आज की डेट में हमारे जो प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने हो गए, 27। तो ये 3 तो हट गए और 2 अपने आप आपस में क्या हो गए, मर्ज। ये मेरे प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स। इन प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स में से पहले इंस्टीट्यूट कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में पूछता था, कुछ ग्रुप 2 में। अब ये सारे स्टैंडर्ड आपके पास एक साथ आएंगे, मतलब 27 के 27 एक साथ।
सोच के देखो 27 स्टैंडर्ड पेपर में तो नहीं आने वाले, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन खाली 7 ही पूछने हैं तो 27 स्टैंडर्ड पूरे तो पेपर में आने नहीं वाले। इन 27 में से कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, मतलब मैं कुछ स्टैंडर्ड्स को यहां पे सफल करके बाहर निकाल रहा हूं। तो अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख लीजिएगा, ये आपके श्योर शॉर्ट स्टैंडर्ड्स हैं। श्योर शॉर्ट स्टैंडर्ड से मेरा मतलब ये है, मैं बाकी स्टैंडर्ड के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पक्की बात है कि पेपर में आएगा, तो आप इन स्टैंडर्ड को छोड़ नहीं सकते। ये स्टैंडर्ड है सबसे पहले AS3। AS3 हमारा कैश फ्लो का है, तो कैश फ्लो से तो सवाल आना ही आना है, ये श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। AS21 ये स्टैंडर्ड है हमारा कंसोलिडेशन का, इससे भी सवाल आना ही आना है, मतलब जब भी आप AS करने बैठेंगे तो आप इन AS को पहले करेंगे। इसके अलावा हमारे पास AS नंबर अपने पास 10 PPE फिक्स्ड एसेट्स का AS है बेसिकली, ये भी हमारे पेपर में आना ही आना है। AS13 इन्वेस्टमेंट्स का, ये भी AS पेपर में आना ही आना है, मतलब इनके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। AS14 अमलगामेशन, ये भी पेपर में आना ही आना है, बल्कि अमलगामेशन पे और कंसोलिडेशन पे तो स्टार लगा लो, इनका क्वेश्चन अगर आया पेपर में, अगर मतलब आना ही आना है, तो ये 14 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ये 14 मार्क का ही आएगा, मतलब बड़ा सवाल आएगा इसका बहुत, तो इनको आपने जरूर करना है। ये 5 AS पहले भी आपके सिलेबस में थे, अभी भी आपके सिलेबस में है, ये आने ही आने हैं। इनके साथ आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ AS इस बार नए डाल दिए, तो जो AS नए डाल दिए उनको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, क्योंकि वो पहली बार पेपर में आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको इंपॉर्टेंट मान रहा हूं कि वो आज तक कभी पेपर में आ नहीं रहे थे, अब आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई इंस्टीट्यूट इससे सवाल पूछेगा। ये कौन कौन से AS है? ये AS है सबसे पहले 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आज तक आपके इंटर के सिलेबस में नहीं था, पर अब आ चुका है, तो हम इसको भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। देन AS नंबर 23, ये है एसोसिएट कंपनी। आई होप आपने लॉ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एसोसिएट कंपनी। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल में दूं, अगर आप किसी कंपनी में 51% होल्ड करते हो तो वो आपकी सब्सिडरी रहती है, अगर आप किसी कंपनी में 51% नहीं 50% होल्ड करते हो तो फिर वो सब्सिडरी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है? एसोसिएट कंपनी। ओके, तो एसोसिएट कंपनी के बारे में भी यहां पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा AS27 जॉइंट वेंचर्स, ये अभी आपके 2 साल पहले फाउंडेशन में होता था, फिर निकम्मों ने फाउंडेशन से हटा के दोबारा इंटर में डाल दिया, तो ये AS भी आपका नया है। इसके अलावा AS25 इंटरिम रिपोर्ट्स, साल के बीच में बनने वाली रिपोर्ट्स, एंड AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो बेटा जो मैंने रेड से AS लिखे हैं ये न्यू है, अब क्योंकि ये एडिड न्यू है तो जाहिर सी बात है पेपर में इनके क्वेश्चन बनने चाहिए। एंड जो ये मैंने ब्लू से लिखे हैं ये AS तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी AS छोड़ो बट ये AS मत छोड़ के जाना, क्योंकि इनमें से पेपर में आपका कोई क्वेश्चन निकल आएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो दिस इज हमारे 27 प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से मैंने आपको 10 स्टैंडर्ड ऐसे बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Whenever you will be revising, then do revise these topic first. Once these are covered, then go for next. जब ये कवर हो जाएंगे तब आपने नेक्स्ट पे करना है। ओके, चलिए हम लोग अपना आज का जो स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है सबने? आइए कॉपीज में लिखेंगे AS9, हम लोग AS9 जो है वो शुरू कर रहे हैं, और AS9 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वेरी सिंपल AS एंड इट कैन कम फॉर एग्जाम्स में 4 to 5 मार्क्स। हर चैप्टर के साथ ये जरूर लिख के चलिएगा कि उसकी वेटेज क्या है, 4 से 5 नंबर का पेपर में आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता। ओके, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लिखेंगे एप्लीकेबिलिटी। बेटा ये AS किन किन पे अप्लाई होगा? ये AS ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होते हुए चलता है, तो लिखेंगे दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है टू ऑल दोज एंटिटीज, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है टू ऑल दोज एंटिटीज हु अप्लाइज
एएस। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उन सारी की सारी एंटिटीज पे जो कि एएस अप्लाई करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा सर एएस तो सभी अप्लाई करते होंगे, ये क्या लिख दिया आपने कि सारी एंटिटी वो जो एएस अप्लाई करती है? भाई ऐसा है, कुछ एंटिटीज एएस अप्लाई करती हैं और कुछ एंटिटीज एएस अप्लाई नहीं करती। आगे जाके आपका एक चैप्टर आने वाला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, बेटा हमारे देश में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस या बड़ी कंपनी का अगर मैं एग्जांपल दे दूं, आजा 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 जल्दी बैठ, बड़ी कंपनी का एग्जांपल दे दूं, रिलायंस, बिरला, टाटा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, शायद आपने कहीं पे पढ़ा हुआ भी हो कि ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं। कहीं ऐसा पढ़ा है आपने? कुछ पता लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसका शेयर मार्केट में मिलता है। अब भैया जिसका शेयर मार्केट में मिल रहा है इसका मतलब उस कंपनी में पब्लिक का पैसा लग चुका है, वो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी। जितनी भी हमारे देश में बड़ी कंपनीज हैं बेटा, ये एएस अप्लाई नहीं करती, ये अप्लाई करती हैं इंड एएस। क्या करती हैं अप्लाई? इंड एएस। इंड एएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस का मतलब सिर्फ क्या? अकाउंटिंग। मान लीजिए मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करूं, मेरी कंपनी है एजीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि मैंने अभी इसमें प्राइवेट लिखा हुआ है तो ये लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। ये कंपनी अभी क्या अप्लाई करती है? एएस। एज सून एज ये कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी तो फिर क्या लगाने लग जाएगी? इंड एएस। अब एप्लीकेबिलिटी को ध्यान से पढ़ो। AS9 कौन लगाएगा? AS9 एप्लीकेबल उन सारी एंटिटीज पे है जो क्या अप्लाई करती हैं? एएस। इसका मतलब हर वो कंपनी, हर वो एंटिटी, हर वो पार्टनरशिप फर्म जो एएस अप्लाई करता है वो AS9 भी अप्लाई करते हुए चलेगा। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? आपके पेपर में एमसीक्यूज आ गए तो वो एमसीक्यू में इसी के क्वेश्चन देगा। वो कहेगा AS9 इज अप्लाइड बाय, 3 प्राइवेट कंपनी दे देगा और एक कंपनी का नाम लिख देगा रिलायंस। तो इसमें कौन अप्लाई करता है और कौन अप्लाई नहीं करता ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिलायंस जो लिस्टेड कंपनी है तो वो AS9 अप्लाई नहीं करेगी, वो उसी की तरह जो दूसरा इंड एएस होगा उसको अप्लाई करेगी। लेकिन जो कोई छोटी कंपनी होगी वो क्या अप्लाई करते हुए चलेगी? कहीं अपनी कॉपीज में लिख लेना, ऑल लिस्टेड कंपनीज विल अप्लाई इंड एएस, और जो कोई छोटी मोटी कंपनीज है वो भी क्या अप्लाई करेंगी? हालांकि ये आपके पेपर में आगे एक चैप्टर आने वाला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, हम उसको पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो ऑल लिस्टेड कंपनीज विल अप्लाई इंड एएस, रादर जितनी बची हुई कंपनीज होंगी वो सब अप्लाई करेंगी एएस। और देखिए पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको इस एएस का नाम बताया है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यहां पे रेवेन्यू का सीधा सा मतलब है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, अगर एक आम शब्द में बोलूं तो सेल्स। रेवेन्यू का मतलब ये है, इसको आप कई बच्चे टर्नओवर भी बोलते हैं, टर्नओवर। और रिकॉग्निशन का मतलब है व्हेन टू रिकॉर्ड, व्हेन टू रिकॉर्ड। आने वाले 5 मिनट बेटा जरा सामने ध्यान देना, ये कंसेप्ट आपका बिल्ड होने जा रहा है, ठीक है? आप लोग सब बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आ रहे हो। मुझे बताओ अगर ए ने सेल करे गुड्स टू बी, ए की बुक्स में हम क्या एंट्री पास करते हैं? गुड, ये एंट्री पास करते। आपका जो फाउंडेशन का सिलेबस है वो बस आपको ये सिखाता है कि एंट्री क्या पास होनी चाहिए। आज हम आ गए इंटर में, आपका इंटर का सिलेबस आपको यह सिखाएगा कि ये एंट्री होनी तो चाहिए, पर ये एंट्री कब होनी चाहिए? व्हेन। आई रिपीट, आपने जितनी भी अभी तक एंट्रीज पढ़ी है वो सब फाउंडेशन का सिलेबस था। इंटर के सिलेबस में कहीं भी आप कोई एंट्री नहीं पढ़ोगे। आप एंट्री पर खूब ही जानते हो, आप जर्नल पढ़ के आ चुके हो। इंटर के सिलेबस में आप ये पढ़ोगे कि मैं उस एंट्री को पास कब करूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज की तारीख है अपने पास 22 जनवरी, आज ए ने सेल कर दिए गुड्स टू बी। 2 दिन बाद 24 जनवरी को बी ने पैसा पे कर दिया। 2 दिन बाद 26 जनवरी को, हालांकि ये छुट्टी है तो मैं 26 नहीं 27 देता हूं, 27 जनवरी को ए ने डिस्पैच कर दिए गुड्स। डिस्पैच का मतलब समझते हैं? डिलीवर नहीं, अपने यहां से निकाले हैं, डिलीवर नहीं हुए। जैसे अमेजोन अगर कहीं आपको माल भिजवाता है तो वो फोन पे आपको मैसेज भेजता है कि टुडे गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड।
और वो डिस्पैच का मतलब ये थोड़ा ना कि आपके घर पे पहुंच गया, डिस्पैच का मतलब उनके यहां से निकल चुका है। मान लो 30 जनवरी को 3 दिन बाद आपके यहां पे गुड्स होगा डिलीवर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, 4 दिन की ट्रांजेक्शन है, आपका जवाब तो यही है कि सर सेल करने की एंट्री B2 सेल होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, होनी तो ये चाहिए। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा ये एंट्री मैं 22 तारीख को करूं, ये एंट्री मैं 24 को करूं, ये एंट्री मैं 27 को करूं, या ये एंट्री मैं 30 को करूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि AS9 क्यों बनाया गया, इसका रीजन समझो। AS9 इसलिए नहीं बनाया गया कि एंट्री पास करना सिखा रहा है, एंट्री तो सबको पता है, पर ये एंट्री हम पास कब करें, इसके ऊपर टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग के ऊपर एएस बना हुआ है। कोई भी एएस आप पढ़ोगे, हर एएस टाइमिंग की बात करेगा, कोई भी एएस इसकी बात नहीं करेगा व्हाट शुड बी डन, व्हेन इट इज शुड बी डन, ये एएस पता है। तो आप बताओ, अगर मैं B2 सेल्स की एंट्री पास करूंगा, क्या मैं 22 तारीख को करूं, 24 को करूं, 27 को करूं, या 30 को करूं? कितने बच्चे कहते हैं 22 को? ठीक है, और कोई बच्चा, कोई और जवाब? एक बच्चा कह रहा है 30 और 27, कई कई बच्चे अपने पास अलग जवाब दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कब रिकॉर्ड करना होता है, मैं उसका रीजन समझाता हूं। एंट्री B2 सेल रिकॉर्ड होगी, दैट्स 100% श्योर, पर ये 22 को रिकॉर्ड नहीं होगी। सोचो क्यों? 22 को तो सिर्फ माल बेचा है, बिल बना है, अभी तक आपकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई। AS9 कहता है जब आपकी तरफ से आपकी ड्यूटी पूरी हो जाए तब आप अपनी सेल रिकॉर्ड कर सकते। आई रिपीट, जब आपकी तरफ से आपकी ड्यूटी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जरा ये चार्ट ध्यान से देखो, बताओ आपकी ड्यूटी पूरी किस दिन हो रही है? 22 को हो रही है, 24 को हो रही है, 27 को हो रही है, 30 को हो रही है? 30 को हो रही है, 30 को हो रही है। आपकी तरफ से माल निकल गया, इससे आप लोग फ्री नहीं हो जाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मेरे से कोई किताबें मंगवाई, मैंने किताबें यहां से डिस्पैच कर दी, पर आपके यहां तक वो पहुंची नहीं, तो तब तक आप मेरी जान खाओगे ना। आप कहोगे ना सर किसको दे दी किताबें, हमारे यहां तक तो पहुंची नहीं है। जिस दिन आपके यहाँ किताब पहुंच जाएंगी, अब आप उस दिन मेरी जान खाना बंद कर दो। इसका मतलब प्रैक्टिकलिटी में सोचो कि मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी कब कंप्लीट हो रहा है, 27 को हो रहा है, 30 को हो रहा है, 30 को हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बिल कब बना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने मुझे पैसा कब दिया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने डिस्पैच कब करा, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे गुड्स आप तक पहुंचे कब। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये एग्जांपल आपको अमेजॉन का दे दूं, सेम एग्जांपल अमेजॉन का, आपको पता है अमेजॉन के अंदर 7 डे की रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। तो जब 30 तारीख को आप पे माल पहुंचेगा, उसके बाद भी आपके पास 7 दिन का समय है उस माल को वापस करने का, राइट? ए बन के सोचो, इस वाले एग्जांपल में आप ए हो, बताओ आपका डर कब खत्म होगा? 7 दिन बाद। इसका मतलब है कि अगर आप 30 तारीख को सेल रिकॉर्ड कर दोगे तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि वो माल तो अभी भी वापस आ सकता है। बताओ 30 के बाद 7 दिन कब कंप्लीट होंगे? 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को जाके आप क्या लिख सकते हो? सेल्स। इसके ऊपर ने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है, शायद आपने सुना हो इसके बारे में, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अभी हाल ही में बायजूस के ऑडिटर थे डिलॉयट, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बायजूस इतनी बड़ी कंपनी, फिर उसके ऑडिटर वो भी अपने पास जो है टॉप 4, उन्होंने अपने पर रिजाइन कर दिया था। पता क्यों रिजाइन करा? ये बायजूस ने स्टूडेंट से पैसा ले लिया कि हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा एग्जांपल लो, आपने मुझे 3,000 रुपए की फीस दी और मैंने आपसे कहा मैं आपको 30 दिन के अंदर कोर्स पूरा करा दूंगा। इसका मतलब मैं आने वाले 30 दिन आपको पढ़ाऊंगा और उस 30 दिन की फीस मैंने आपसे कितनी ली है? 3,000। अब या तो मैं 3,000 की फीस एक साथ रिकॉर्ड कर दूं, या फिर मैं 3,000 की फीस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिकॉर्ड करूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको एक दिन पढ़ा दिया, तो मेरी एक दिन की फीस अपने पास जो कितनी हो जाएगी भाई? अगर 30,000 है, ये 3,000 है और ये 30 दिन की फीस है, तो फिर एक दिन की फीस कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। तो मैं 100 रुपए रिकॉर्ड कर दूं। जितना जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा उतना उतना मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। बायजूस ने क्या करा? बायजूस ने बच्चों से कोर्स के पैसे ले लिए, 5 लाख करोड़ रुपए अपने पास मान लो ले लिए। उन्होंने तक पढ़ाया नहीं है, सारा का सारा रेवेन्यू पहले ही बुक कर दिया। कैसे बुक कर दिया? उन्होंने ये कह दिया कि हमें पढ़ाना है ही नहीं, ये रिकॉर्डेड कोर्स है। बेटा अगर आज मैं आपको फोन में एक कोर्स डाल के दे दूं तो ये सर्विस थोड़ी ना हुई, ये तो एक प्रकार का क्या बन गया? गुड्स बन गया। क्योंकि घर जाके आपने इसको खुद ही तो देखना है, मैंने थोड़ी ना आगे आपको पढ़ाना है। सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसमें परफॉर्मेंस होती है। क्या होती है? परफॉर्मेंस। आप सैलून में जाते हो, आपका बार बार वहां पे आपका हेयर कट करेगा, एक सर्विस है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वो आपको बिठाकर खिलाएंगे, ये सर्विस है।
आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फूड पैक करा के आप घर पे ले आए, ये सर्विस थोड़ी ना है। उन्होंने तो पूरा खाना आपको पैक करके दे दिया, ये तो गुड्स हो गए। तो आपको चेक करना पड़ेगा, गुड्स है तो डिलीवर होना चाहिए, सर्विस है तो क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने यहां पे सर्विस के नाम पे पैसा लिया और उनको गुड्स बना के डिलीवर कर दिया, सारा का सारा रेवेन्यू एक साथ बुक कर दिया। जब डिलॉयट ने इनकी चेकिंग करी, उन्होंने बोला कि भाई साहब AS9 की वायलेशन हो रही है। इन्होंने कहा कोई वायलेशन नहीं है, हमने तो इसको रिकॉर्डेड कोर्स माना है। डिलॉयट ने अपना उसी टाइम पे डिस्क्लेमर दे दिया, कह दिया भाई साहब हम रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं करने वाले काम। इस बात से मार्केट में तहलका मच गया था। लोग कह रहे थे बायजूस जैसी कंपनी अपने पास, उसका इतना बड़ा ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जब छानबीन करके पता चला तो हम जो सीएस लोग अपने पास होते हैं वो तो समझ जाते हैं, आम जनता थोड़ा समझ पाती है। आम जनता कहती है बात तो ठीक है, उन्होंने पैसा लिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो बात तो ठीक है। लेकिन पॉइंट इस कि वो जो पैसा लिया गया था, वो पैसा तो सर्विस के नाम पे लिया गया था ना, और सर्विस परफॉर्म होनी चाहिए। सर्विस परफॉर्म करी नहीं, गुड्स के नाम पे दे दिया, इतना सारा रेवेन्यू पहले बुक कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर आप इतना सारा रेवेन्यू पहले बुक कर दोगे तो फिर आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब एक तरह की विंडो ड्रेसिंग कर दी, और वो भी इस तरह से कर रहे हैं कि आम जनता को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऑडिटर आगे चेक करेगा उसको पता चलेगा। दैट्स वाई एएस जैसी चीज बनाई जाती है। एएस क्यों जरूरी है? आप मेरे से आगे पूछोगे कि सर आपके हिसाब से कोई कंपनी अच्छी है बुरी है, तो मैं ऐसे नहीं कि हवा में आपको बोल दूंगा बेटा ये कंपनी अच्छी है। मैं उस कंपनी में चेक करूंगा कि क्या एएस की अप्लायंस ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई है। अगर एएस ठीक तरीके से अप्लाई करें तो मैं कह दूंगा कंपनी अच्छी है, और एएस अगर ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करे मतलब वो कंपनी क्या हो गई अपने पास। ओके, आइए तो लिखेंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट आपके पास एप्लीकेबिलिटी का था, सेकंड पॉइंट यहीं से आ रहा है अपने पास। हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू है क्या? क्योंकि एएस का नाम रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, तो रेवेन्यू का मतलब भी पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू ध्यान से लिखना, क्योंकि यहां से बेटा एमसीक्यूज आपके बनेंगे, तो कीवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस समझते हैं बेटा? ग्रॉस मतलब बिना कुछ घटाए। नेट मतलब क्या होता है, कुछ घटा के। ग्रॉस मतलब क्या होता है, बिना कुछ घटाए। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस as a result of sale of goods, rendering of services, sale of goods, rendering of services, comma interest, रॉयल्टी या डिविडेंड। मैंने यहां पे कई सारी बातें लिख दी हैं, जो बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स या अदर रिसीवेबल्स। फिर है फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट में है एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। तो आई हैव रिटन मैनी थिंग्स आउट ऑफ विच मैंने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर। सबसे पहली बात ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब है बिना कुछ घटाए, बिना कुछ घटाए। कुछ माइनस नहीं करना इसमें से, कहीं आप माइनस कर दो कुछ अपने पास। ग्रॉस मतलब बिना कुछ घटाए। सेकंड पॉइंट अपने पास है कैश रिसीवेबल्स। कैश का मतलब है पैसे में मिलाओ, यानी कैश और बैंक में मिलाओ, या कैश इक्विवेलेंट्स में मिलाओ। रिसीवेबल्स का मतलब है कि मिलना बाकी है, मतलब डेटर्स की बात हो रही है। और अदर रिसीवेबल्स का मतलब है कि डेटर जैसी ही कोई चीज मिल गई हो, जो आपने शायद पढ़ा हुआ भी है, बिल रिसीवेबल। याद है कुछ ऐसा?
रात में ऋषि पूछ ही रहा था अपने पास कि क्लास है भी या नहीं है। चलो तो बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, तो कैश अपने पास जो है कैश बैंक या कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीवेबल मतलब डेटर्स और अदर रिसीवेबल मतलब बीआर। इसको लिख लें एक बार, फिर मैं इसको समझाता हूं। थर्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस होना जरूरी है। एंड फोर्थ अपने पास है या तो गुड्स की वजह से हो या सर्विसेज की वजह से हो या फिर आईडीआर की वजह से हो। आईडीआर में जहां भी लिखूं आप समझ जाना, इंटरेस्ट डिविडेंड या रॉयल्टी। इंटरेस्ट डिविडेंड या रॉयल्टी। अब ये पूरी पूरी डेफिनेशन आपके पेपर में आएगी और आपको कोई भी एक वर्ड गायब करके दे दिया जाएगा। एमसीक्यू में पूछेगा उन चारों में से कौन सा वर्ड है। जैसे मैं आपको बोल दूंगा ग्रॉस डैश ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, मैं पूरा बोल दूंगा। एमसीक्यू में लिखा होगा कि क्या है ये ग्रॉस, क्या चीज होती है, इनफ्लो। लास्ट में मैं आपको इंटरेस्ट रॉयल्टी में स्पेस छोड़ दूंगा और डिविडेंड लिख दूंगा। तो स्पेस कहां पे छूटा हुआ है, रॉयल्टी, तो वहां पे रॉयल्टी आपको लिखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू मोटा मोटा बताया, तो रेवेन्यू क्या है, हिंदी बनाओ जरा इस चीज की। जितना आप इंटर के सिलेबस में हिंदी बनाना सीख जाओगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है ग्रॉस इनफ्लो, मतलब हमारे पास कुछ आया है लेकिन ध्यान रहे वो ग्रॉस होना चाहिए, मतलब बिना कुछ घटाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कुछ पैसे दिए, आपने कहा कि अंकित सर ये लो आपके 15,000 रुपए और हमें एक कोर्स पढ़ा दो। मैंने उसमें से आपको 2,000 रुपए का कैशबैक दे दिया। तो यहां पे ग्रॉस इनफ्लो क्या है, 15,000। यहां ग्रॉस इनफ्लो 13 नहीं है, मतलब जितना आया था हम उसकी बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ग्रॉस इनफ्लो। ये ग्रॉस इनफ्लो किस रूप में आना चाहिए, या तो पैसे के रूप में या डेटर्स के रूप में या बीआर के रूप में। पैसा मतलब मिल गया, डेटर्स मतलब मिलना बाकी है, और बीआर मतलब भी मिलना बाकी है, बस वो डेटर नहीं है। डेटर ने कागज पे लिख के दे दिया कि हाँ मैं पैसा दे दूंगा। तो पहली चीज ग्रॉस इनफ्लो क्या है, दूसरी चीज ग्रॉस इनफ्लो किस रूप में होना चाहिए, तीसरी चीज ये क्यों है, क्या है इसका रीजन। तो ये बिजनेस की वजह से, मतलब गुड्स एंड सर्विस जो आप उनको डिलीवर कर रहे हो उसका आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर वो बिजनेस नहीं है तो फिर यहां काउंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक मशीनरी बेची, तो यहां काउंट नहीं होगा क्योंकि मशीनरी बेचना मेरा गुड्स नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूं एक मशीनरी के डीलर ने मशीनरी बेची, तो यहां काउंट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो चीज क्या है, गुड्स है। मैं एग्जांपल देता हूं, सोच के देखना, मुझे बताना क्या AS9 में आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, 7 वाली प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो क्या यहां पे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बिल्डिंग। हम बिल्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा, मैं DLF का मालिक हूं, अब मैंने बिल्डिंग बेची, क्या यहां पे आना चाहिए, क्योंकि DLF के लिए वो बिल्डिंग क्या हो गई, गुड्स। सारे MCQs इसी तरह से होंगे। आपसे कहेगा अ बिल्डिंग इज सोल्ड बाय अ कंस्ट्रक्टर और अ प्रॉपर्टी डीलर, वेदर इट शुड बी कंसीडर्ड इन AS9 और नॉट, तो होना चाहिए क्योंकि उसके लिए वो चीज क्या है, गुड्स है। और अगर मैं बोलूंगी एक आम आदमी ने अपनी बिल्डिंग बेच दी, तो फिर वो इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि वो उसका बिजनेस नहीं था। समझ में आती है। तो पहली चीज ग्रॉस इनफ्लो होना चाहिए। किस मोड में होना चाहिए, 3 मोड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का पार्ट है। अब बिजनेस का पार्ट भी 3 अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड है। देखो आदमी जो बिजनेस करता है वो 3 तरह का करता है। पहला माल बेचने का, दूसरा सर्विसेज देने का। बताओ तो मेरा बिजनेस आता है, मेरा बिजनेस किस में आएगा, अब मैं आपको इसी को थोड़ा सा खोलूंगा, थोड़ा गौर करना भाई। मैंने आपका वाला जो बैच है मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप डेली यहां पे आओगे, मैं डेली आपको यहां पे आके पढ़ाऊंगा। ये गुड्स है या सर्विस है, सर्विस। मैं चेंज कर रहा हूं एग्जांपल, आपने मेरा पेन ड्राइव बैच खरीद लिया, ये गुड्स होगा सर्विस होगा, क्योंकि पेन ड्राइव बैच में मुझे परफॉर्मेंस नहीं करनी है। अंडरलाइन वाला वर्ड क्या है यहां पे, परफॉर्मेंस। गुड्स डिलीवर होते हैं, सर्विस परफॉर्म होती है। कोई और एग्जांपल, मैंने आपको यहां पर एक गूगल ड्राइव वाला बैच दे दिया, मैं कहा बेटा गूगल ड्राइव में आपको लेक्चर डाल के दे रहा हूं, घर जाके डाउनलोड करो और जाके देख लो। ये गुड्स है या सर्विस है, ये भी गुड्स, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना पड़ रहा, मैं तो पढ़ा के आपको बस ऐसे दे दिया, ये सब गुड्स में। तो आदमी का बिजनेस या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा, या इन दोनों चीजों में से अगर कुछ नहीं है तो 3 चीजें होंगी। या तो इंटरेस्ट, आपका काम है लोगों से ब्याज कमाना। आपने सुना होगा लोग कहते हैं ब्याज बट्टे का काम है हमारा, इसका मतलब हम आपको उधार देंगे उस पर ब्याज कमाएंगे, ये ब्याज यहां पे आ जाए। डिविडेंड क्या है, अगर आप एक फाइनेंसिंग कंपनी हो, आपने पढ़ा भी होगा फाइनेंसिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका काम ही पैसा लगाना है। मान लो अगर आप कहीं पे पैसा लगाते हो तो फिर आप उसके ऊपर क्या कमाओगे, डिविडेंड, रॉयल्टी।
जेके रॉलिंस का नाम आपने सुना होगा, हैरी पॉटर के ऑथर है। ये जो रॉयल्टी है ये क्यों कमा रहे हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो आपको एक एग्रीमेंट दे दिया कि आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसके ऊपर जितनी भी कंडीशन होगी वो किसकी आ जाएगी, रॉयल्टी। तो हमारा बिजनेस मुख्य रूप से 5 पार्टों में बटा हुआ है, या तो गुड्स का होगा या सर्विस का, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर 3 चीजों का बिजनेस हो सकता है। कौन कौन सी 3 चीजों का, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी। सम अप करो, दिमाग में बार बार इस चीज को रिकॉल करना। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब हुआ कि ग्रॉस इनफ्लो है, पहली बात। ग्रॉस इनफ्लो मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना, जितना आ रहा है पूरा पूरा काउंट। अब ये कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर, तो 3 चीजों से आएगा, या तो पैसे के रूप में, या डेटर्स के रूप में, या उससे भी मिलती जुलती चीज में, किसमें, बीआर के रूप में। ओके, इसके अलावा फिर ये आना क्यों चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस करा, और अब बिजनेस भी 3 प्रकार का हो सकता है, या तो गुड्स होगा, या सर्विस होगा, या अदर्स, और अदर्स के भी 3 पार्ट बन जाएंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी। डेफिनेशन याद हो गई है पक्का। इसी में आगे लिखेंगे अपने पास थर्ड पॉइंट, स्कोप ऑफ AS9। यहां पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। स्कोप ऑफ AS9। AS9 का स्कोप क्या है, कहने का मतलब कि जो AS9 है उसके अंदर क्या काउंट होगा और क्या काउंट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहली बात, एक तरफ में लिख रहा हूं इन AS9, एक तरफ में लिख रहा हूं आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS9। मुझे बताओ, क्या आपके लिए याद करना सिर्फ ये जरूरी है कि क्या इसमें आता है, या ये भी जरूरी है क्या इसमें नहीं आता? दोनों जरूरी है भाई। पेपर में क्वेश्चन दे देगा आपको, इनमें से कौन सी चीज AS9 के दायरे से बाहर है, तो पता होना चाहिए। तो बताओ AS9 में क्या आता है। इसमें मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, 5 चीजें ध्यान रखिएगा बेटा। एक तो गुड्स, जो कि क्या है, सेल ऑफ गुड्स। एक क्या मैंने आपको बताया, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, सर्विसेज देना। एक मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, एक मैंने आपको बताया रॉयल्टी, और एक मैंने आपको बताया डिविडेंड। मैं एक बात यहां क्लियर कर दूं, बच्चा कंफ्यूज करता है कि रॉयल्टी सिर्फ किताबों में होती है। सिर्फ किताबों में नहीं होती रॉयल्टी, रॉयल्टी किसी भी चीज में बेटा। आज अगर मैं अपनी ये वीडियो बनाकर मान लो क्लास प्लस वालों को दे दूं, और क्लास प्लस मेरी वीडियो को बेच रहे हैं, तो मेरे पे उस पर भी रॉयल्टी आएगी। कोई भी चीज आपकी है, जिस चीज को कोई और यूज कर रहा है, तो उस पर आपको रॉयल्टी देगा। मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी बिजनेस ले लो, मैकडोनल्ड अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है दूसरों को, तो जितनी भी सेल होती है उसमें कुछ मार्जिन लेता है, उस मार्जिन को भी किसमें काउंट करते हुए चलेंगे, तो ये 5 चीजें तो AS9 में आएंगी। क्या चीज AS9 में अपने पास जो है वो नहीं आएगी? सबसे पहला लिखेंगे सेल ऑफ पीपी। पीपी का मतलब फिक्स एसेट्स। मजे की बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां नहीं आएगा। अब अगर यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, तो पीपी का AS है कौन सा, AS10। अभी आपको ये टफ लगेगा क्योंकि अभी आपने बाकी सारे AS नहीं पढ़े, पर जब आपका सिलेबस हो चुका होगा ये बहुत इजी लगेगा आपको कि यार ये चीज दूसरे AS में आती थी तो यहां पे नहीं आ रही है, सिंपल। ओके, मान लो मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपसे बोलूं इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू। जैसे मान लो एक कंपनी है LIC, नाम तो सुना होगा आपने, LIC। LIC का इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो LIC कंपनी जितना भी प्रीमियम कमा रही है वो उसका रेवेन्यू है, वो भी AS9 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, ये क्या किसी और AS में आता है? तो नहीं, ये किसी और AS में नहीं आता, ये एडा के अंदर आता है। एडा सुना है आपने, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट या अथॉरिटी आप बोल लो। कुछ चीजों के ऊपर ना एक कानून अलग ही बना हुआ है। जैसे मैं बोलूं बैंकिंग कंपनीज, तो उसके लिए कानून है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का कानून क्या है, एडा। तो उनकी अकाउंटिंग इसके मुताबिक होगी, इसके मुताबिक नहीं हो। और कुछ जितने भी ठेकेदार हैं उनका रेवेन्यू भी यहां पे नहीं आएगा। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर्स रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्टर्स रेवेन्यू, ठेकेदार समझते हो, इसको आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया हमारा बिल्डिंग बना, ब्रिज बना, डैम बना, या रोड घर बना, ये सब, इनकी सारी अकाउंटिंग AS7 में होगी। AS7 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, और वो भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, ऐसी चीज जो बनानी होती है उसमें जाके काउंट करें। फोर्थ, कभी कभार सरकार से हमें ग्रांट्स मिलते हैं। ग्रांट समझते हैं, सरकार हमें ना खुश होकर मदद कर देती है। जैसे आपने आजकल सुना होगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दे रही है सरकार, ये भी एक प्रकार का रेवेन्यू है, और ये यहां नहीं आएगा।
इसके लिए एक अलग एएस बना हुआ है, AS12। शायद आपने थोड़ा बचपन में पढ़ा भी होगा, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती है, अगर आप वहां पे अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर दोगे तो आपको सरकार की तरफ से ग्रांट्स मिल जाते हैं, तो वो ग्रांट्स भी यहां पे नहीं आएंगे, वो भी किस में आएंगे, AS12। फिफ्थ, फॉरेक्स गेन और लॉस। फॉरेक्स समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से होने वाले जो गेन लॉस है वो भी यहां पे नहीं आएंगे, वो भी किस में आएंगे, AS11 में, वो भी AS11 के अंदर काउंट होते हुए चलेंगे। सिक्स्थ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने अपने पास कोई इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, वो बेच दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने पास गोल्ड रखा हुआ था, गोल्ड बेच दिया। आपने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई थी रियल एस्टेट की, वो बेच दी। ये काउंट होगा AS13, ये भी यहां काउंट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बस ये लिख रहा हूं कि जो बाकी AS के नाम है वो, तो जो चीज बाकी AS में कवर्ड है वो AS9 के अंदर कवर होते हुए नहीं चलेगी। ओके, एक आधा और लिखेंगे, इस पे स्टार भी मार्क कर लेंगे। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आई रिपीट, मैंने सेल ऑफ स्टॉक नहीं लिखा है, मैंने गुड्स को बेचा नहीं है, मेरे गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, रीवैल्यू हो रही है, वो भी यहां पे नहीं आएगा, ये आता है AS2 में। बात समझ में आई? पेपर में ध्यान से पढ़ना कि गुड्स बेचे गए हैं या गुड्स रीवैल्यू हो। अगर बेचे गए हैं तो AS9 में आएंगे, और अगर नहीं बेचे गए हैं तो फिर किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, AS2 में। बात समझ में आ रही? तो ये सब चीजें वो हैं जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS9 है। यहां से आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे MCQs के, तो ये चार्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके, यहां पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, शायद आ भी रहा होगा, सर कुछ चीज AS9 में है और जो चीज AS9 में नहीं है आपने उसके दूसरे AS बता दिए, और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो किसी भी AS में नहीं है। जैसे मैंने ये इसका एग्जांपल दिया इंश्योरेंस कंपनी का, इसके लिए तो कोई AS नहीं है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर तो IRDA लग रहा है, क्या अब हमें IRDA भी पढ़ना पड़ेगा? मैं बताऊं, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में हम सारी उन कंपनीज की बात करते हैं जिनके ऊपर कोई AS नहीं लग रहा, क्योंकि जिनके ऊपर AS लग रहा है वो तो आप AS में पढ़ लोगे। तो एक चैप्टर आपका नया आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी की स्टेटमेंट बनानी है तो कैसे बनाए, बैंकिंग कंपनी की स्टेटमेंट बनानी है तो वो कैसे बनाए, वो सब की सब चीजें सारी की सारी आपकी इस चैप्टर में काउंट हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि हमें सिलेबस के अंदर कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा, ये सब भी काउंट हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग अभी हमारा टारगेट ये है, तो अभी हम सिर्फ इतनी चीजों के ऊपर बात करते हैं। ओके, और आइए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, हमारा चैप्टर बेटा यहां से शुरू हो रहा है, अभी तक सारा इसका इंट्रोडक्शन ही था। अब हम बारी बारी गुड्स को पढ़ेंगे, सर्विस को पढ़ेंगे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड को पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, 90% जो बिजनेस होते हैं वो गुड्स वाले होते हैं, तो पहले हम बात करने जा रहे हैं गुड्स के बारे में। ओके, अब आपको गुड्स में ये तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू क्या है, ये तो समझ में आ गया, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 2, ये हमने सेकंड पॉइंट के अंदर बेटा डिस्कस करा। लेकिन अब इस चैप्टर की मेन बात पे हम आ रहे हैं, व्हेन टू रिकॉर्ड सच रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को बेटा हम रिकॉर्ड कब करें, व्हेन टू रिकॉर्ड सच रेवेन्यू, इसको रिकॉर्ड कब करें, तो इसके ऊपर हमारा सारा AS टिका हुआ है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लिखें, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कैन बी रिकॉर्डेड, revenue from sale of goods can be recorded if both the conditions are satisfied। अब आप सब बच्चे लॉ वगैरह पढ़ के आ रहे हो, मैंने यहां पे बोला है both the condition satisfied, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं हुई तो क्या रेवेन्यू आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन के बीच में मैंने एंड लगाया है, एंड का मतलब आप समझ गए होगे, यहां पे दोनों कंडीशन का ही काम है। ओके, पहले मैं कंडीशन नंबर 2 लिख रहा हूं। कंडीशन नंबर 2 है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स must have been transferred।
रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। इसको सरल शब्दों में बोलूं तो डिलीवरी का मतलब बोला जा रहा है, डिलीवरी हो जानी चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। बस पेपर में आप डिलीवरी नहीं लिखेंगे, पेपर में आप वर्ड क्या लिखेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अगर हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए मतलब डिलीवरी तो हो चुकी है। तो कंडीशन नंबर 1 इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो हाँ, इसके साथ एक कंडीशन और है, फिर आप रेवेन्यू को बुक कर सकते हो। इस रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको ये फोन बेच दिया, ध्यान सुनिएगा बात को। अब आप ये फोन यहां से घर लेके जा रहे थे और ये चोरी हो गया, तो बताओ ये चोरी होने का जो रिस्क है और जो इसका लॉस है, अब वो आपका होगा या मेरा होगा? इसका मतलब कि मैंने इसका जो रिस्क है वो आपको क्या कर दिया, ट्रांसफर। मैं और एग्जांपल देता हूं। आपको मैंने ये फोन बेच दिया और मार्केट में न्यूज आई कि ये फोन जिसके पीछे 3 कैमरा है, जो ब्लू कलर का है, जिसके पीछे ये फोटो लगी हुई है, आज इसकी मार्केट में कीमत 10 लाख चल रही है। तो इससे जो भी फायदा होगा वो किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा? तो इसका मतलब मैंने रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया और साथ में क्या ट्रांसफर कर दिया, रिवॉर्ड्स। ये सिर्फ कैसे ट्रांसफर हो सकता है, जब मैं आपको ये गुड्स क्या कर दूं, डिलीवर। समझ में आई? तो जो सेकंड कंडीशन अपने पास है वो किसके बारे में बात करती है, डिलीवरी के बारे में। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, हो सकता है पहली बारी में समझ में ना आए, बट पेशेंस रखना, ये आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी पॉइंट है। लिखेंगे नो अनसर्टेनिटी, नो अनसर्टेनिटी in respect to consideration and its ultimate collection, consideration and its ultimate collection। कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। थोड़ा सा इसकी हिंदी बनाऊं तो नो अनसर्टेनिटी का मतलब नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किस रिगार्ड्स में, इन रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कितना मिलेगा, यानी कि प्राइस कितना मिलेगा। एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, कलेक्शन मतलब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं। मैं 3 बातें लिखी हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस रिगार्ड्स में, कंसिडरेशन मतलब कितने का भाव है। फिर दूसरी बात, जो भाव अगर आपको पता है तो फिर यह भी पता होना चाहिए कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं 2 बातें आपको बोलता हूं, इन बातों को अपने जहन में उतार लो, ये आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, हर जगह पे आपने चेक करना है, यही चेक करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा भतीजा यहां पे आया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा भतीजा यहां पे आया, सर मुझे सीए फाइनल की क्लासेस दे दो, ठीक है। अब मुझे ना डाउट है कि शायद मेरा भतीजा मुझे पैसा दे या ना दे। ये जो डाउट है किसके ऊपर है, कलेक्शन, क्योंकि मैंने पैसे की तो बात ही नहीं करी कितना पैसा है, मैं तो बस ये बात कर रहा हूं कि देगा या नहीं देगा। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। मेरा भतीजा आया, कह रहा है सर सीए फाइनल क्लासेस दे दो, मैंने कहा ओके। कह रहा सर फीस कितनी है, मैंने कहा भाई 10,000 रुपए फीस है। कह रहा आप चिंता मत करो, मैं 10 या 8 या 7 जो भी आएंगे, जब भी आएंगे आपको दे दूंगा। अब उसने यहां पे जो मुझे डाउट दिया है वो कलेक्शन पे नहीं दिया है, कह रहा दे तो दूंगा, पर डाउट कितने पे दिया है कि 10 दूंगा या 9 दूंगा या 8 दूंगा या 7 दूंगा। तो आपको समझ में आया, डाउट 2 प्रकार के हैं। डाउट पहला क्या है कि या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और डाउट दूसरा क्या है कि अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में से अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए इन 2 बातों का पूरा होना जरूरी है। पहली बात तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाने चाहिए, और दूसरी बात क्या है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस रिगार्ड्स में, कंसीडरेशन, और किस रिगार्ड्स में अपने पास कलेक्शन। बात समझ में आती है? पक्का? मैं नीचे कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, आपने बस मुझे यह बताना है कि क्या मैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप भी लिखेंगे जरा एग्जांपल। आइए इस तरीके से एग्जांपल को लिखना, यहां पे एग्जांपल, यहां पे कंडीशन नंबर 1, यहां पे कंडीशन नंबर 2, और यहां पे लिखना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते।
यहां पे हमारा एग्जाम्पल आ रहा है, चलिए मैं लिखा यहां पे, सेल ऑफ गुड्स टू लोकेश फॉर ₹80,000 फॉर ₹80,000, बस इतना ही लिखा है। सेल ऑफ गुड्स टू लोकेश फॉर ₹80,000 करा। अब ध्यान देना मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं इस चीज को, ठीक है। आपने हमेशा कंडीशन नंबर 2 से ये सोचना है, जब कुछ नहीं बोला तो मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए होंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, तो ये कंडीशन तो पूरी है। अब अगर कंडीशन नंबर 1 भी पूरी हो जाए तो फिर हम रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 पे आओ। क्या ये स्टेटमेंट पढ़ के कि आपने लोकेश को माल बेचा 80,000 का, इसमें कहीं पे कोई डाउट दिख रहा है? अब आप कहोगे सर डाउट नहीं दिख रहा, तो फिर मैं आपको छूटते ही बोलूंगा बेटा श्योरिटी भी तो नहीं दिख रही। मेरी बात को ध्यान सुने, क्वेश्चन कह रहा था कोई अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर अनसर्टिनिटी नहीं है तो श्योरिटी भी तो नहीं है, मतलब सर्टिनिटी भी तो नहीं है। इस चीज को समझना है, 2 मिनट लिखना नहीं, सिर्फ समझते चलना। ये बेटा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने यहां पे लिखा है कि अनसर्टिनिटी इतने हिस्से में है, और इस ग्राफ में मैंने यहां पे आके लिखा है कि यहां पे सर्टिनिटी है। ये सर्टिनिटी सिर्फ इतने हिस्से में। मुझे एक बात बताओ, या तो डाउट होगा या फिर डाउट नहीं होगा। अनसर्टिनिटी का मतलब है कि डाउट है, सर्टिनिटी का मतलब है कि डाउट। अगर एएस बनाने वाले वर्ड नो अनसर्टिनिटी यूज कर रहे हैं तो वो उसकी जगह पे सर्टिनिटी भी तो यूज कर सकते थे। एएस बनाने वाले ने वर्ड क्या यूज करा, नो अनसर्टिनिटी, तो इसकी जगह तो मुझे सर्टिनिटी अगर मैं लिख देता तो भी चल जाता। नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, रीजन समझो। हमेशा जब भी कहीं पे 2 ऑप्शंस होते हैं ना, तो वहां बीच में एक लाइन पड़ जाती है ऐसे ऑप्शन की जिसको हम नाम क्या देते हैं, साइलेंट। सोच के देखो, अगर डाउट है तो ग्रीन वाला एरिया है, अगर डाउट नहीं है तो कौन सा एरिया है, ब्लू वाला। और मान लो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, ना तो डाउट है ना क्या है, मतलब सर्टिनिटी है। मतलब आप ये कह लो कि कोई डाउट भी नहीं है और कोई आप ये कह लो कि कोई सर्टिनिटी भी अपने पास नहीं है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट। अब ध्यान से देखो, एएस ने वर्ड क्या यूज करा है, नो अनसर्टिनिटी। जरा इस ग्राफ में नो अनसर्टिनिटी को ढूंढो। इस ग्राफ में अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, कहां पे नहीं है, इसका मतलब वो बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक इतना होना चाहिए। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि नो अनसर्टिनिटी है तो इसका मतलब खाली ये नहीं है कि सर्टिनिटी होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि सर्टिनिटी भी होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो भी होना चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए। अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक है यस, एक है नो, और एक बीच का अपने पास ये ऑप्शन अपने पास बचा हुआ है। मैंने इसका नाम दे दिया मे बी। ओके, मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे एक ट्रू फॉल्स का जवाब दे दो जिसमें अपने पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यस हो सकता है, या नो हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है मे बी। ऑल्दो जब भी आप ट्रू फॉल्स का जब जवाब देते हो तो ट्रू फॉल्स के जवाब में सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स ही मिलता है, कोई आप मे बी का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। बट एक बारी को इमेजिन करो कि मे बी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मैंने आपसे कहा नो यस, मतलब कि नॉट ट्रू होना चाहिए, इसको ऐसे अगर मैं लिख दूं नॉट ट्रू होना चाहिए। इस ग्राफ में नॉट ट्रू को अपने पास आइडेंटिफाई करो, वो बोलना क्या चाह रहा है। नॉट ट्रू का मतलब है कि सही नहीं होना चाहिए, तो ये इतना हिस्सा सही है, ये समझ में आता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। इसका मतलब होना क्या चाहिए, या तो सही हो, या फिर अपने पास जो है एक बीच में जो केस बन रहा है वो कौन सा केस बन रहा है, साइलेंट केस। तो साइलेंट के केस को कवर करने के लिए AS9 ने अपने पास ये जो वर्ड लिखा है वो क्या वर्ड लिखा है, नो अनसर्टेनिटी। अगर आप पेपर में ये वर्ड लिखकर आ जाओगे ना कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, टीचर काट देगा, क्योंकि सर्टेनिटी के अंदर जो है डाउट वाला एरिया काउंट नहीं होगा, और नो अनसर्टेनिटी के अंदर डाउट वाला एरिया क्या हो जाएगा, काउंट।
अब पढ़ो इस पॉइंट को जो हमने ऊपर पढ़ा। हमने कहा भाई सेल ऑफ गुड्स अपने पास है, सेल ऑफ गुड्स अपने पास है लोकेश को, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गए होंगे, पर ना तो यहां पे सर्टेनिटी है ना यहां पे अनसर्टेनिटी है, तो ये केस कौन सा बन गया, साइलेंट केस बन गया। और साइलेंट वाला केस भी इशारा किसकी तरफ करता है, नो अनसर्टेनिटी की तरफ, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई और अब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई बात समझ में? पक्का? एग्जाम्पल नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स टू लोकेश आवर रिलेटिव फॉर ₹80,000। सेल ऑफ गुड्स टू लोकेश आवर रिलेटिव ₹80,000। हमने लोकेश को माल बेचा, लोकेश हमारा रिलेटिव है, 80,000 रुपए का। ओके भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हम हमेशा मानते हैं कि हो ही गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम हमेशा मानते हैं कि हो ही गए। ओके, पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन पढ़े, हमने लोकेश को माल बेचा कितने का, 80,000 का, पैसा कितना मिलना चाहिए, 80,000। पर क्वेश्चन ने यहां पे एक बात लिख दी है कि लोकेश क्या है, रिलेटिव है। जैसे ही क्वेश्चन लिख दिया कि ये हमारा रिलेटिव है, तो यहां पे अनसर्टेनिटी आ गई है। किस बात की अनसर्टेनिटी आ गई है, भाई रिश्तेदार है, पता नहीं पैसा देगा या नहीं देगा, और मान लो अगर दे रहा है तो वो भी कितना देगा। इसका मतलब यहां पे जो पहली कंडीशन है वो क्या हो गई, पिट गई, और जैसी पहली कंडीशन पिट गई तो फिर आप लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अरे बात समझ, इससे आपके दिमाग में एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में रिलेटिव लिख देगा, इसका मतलब है कि पहली कंडीशन वहां पे क्या हो जाएगी, फेल। क्योंकि भाई रिश्तेदारों से तो हम कभी बोल ही नहीं सकते कि भैया गारंटी दे, तुम गारंटी मांगो रिश्ता टूट जाएगा, और अगर गारंटी नहीं मांगोगे तो जो पैसा आने वाला वो बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 करें। हर एग्जाम्पल में नई बात आएगी, उस नई बात को पकड़ना। सेल ऑफ गुड्स टू लोकेश ₹80,000, ₹80,000। लोकेश सेड, लोकेश ने कहा ही विल पे, he will pay, he will pay at least 50,000। लोकेश ने कहा he will pay at least 50,000। आ जाओ जी भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा पहली कंडीशन की तरफ ध्यान देंगे, हमने लोकेश को माल बेचा 80 का, हिंदी बनाओ, लोकेश कह रहा है कि बाबूजी चिंता मत करो, कम से कम 50 आपको जरूर दूंगा। मतलब उसने कहा है कि देगा तो सही, कलेक्शन में डाउट नहीं है, डाउट किसके ऊपर है, कंसीडरेशन के ऊपर। देने को 50 दे दे, देने को 60 दे दे, क्योंकि कम से कम का मतलब तो 50 भी होता है, कम से कम का मतलब 60 भी होता है, कम से कम का मतलब 70 भी होता है। इसका मतलब पहली कंडीशन पिट गई, फिर से सेल रिकॉर्ड नहीं हो। आपको फर्क समझ में आ रहा है? हर एग्जाम्पल के अंदर, हर एक एग्जाम्पल में एक नया पत्ता खुल जा रहा है, उस नए पत्ते की तरफ गौर करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि रिकॉर्ड हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम्पल को बड़े आराम से जरा समझना। आप मेरे यहां पे आए, आपने कहा कि अंकित सर अपना आईपैड ना मुझे भेज दो। ठीक है, मैंने आईपैड उठाया, आपको भेज दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको ये दे दिया। नाउ आपने कहा मेरे से कि सर हम ना कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी हम वापसी में आएंगे तब आपसे आईपैड ले जाएंगे, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बस में ट्रेवल करूंगा, कहीं आईपैड चोरी हो जाए। तो आप ये आईपैड बाहर वाली मेरी टेबल पर रख के चले गए। आपने कहा अंकित जी चिंता मत करो, वापसी में आते हुए ले जाएंगे। सोच समझ के बताओ, क्या इसमें मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया होगा या नहीं करा होगा? मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको ये आईपैड दे दिया, बट आपने नहीं लिया। आपने कहा कि अंकित सर एक दिन के लिए अपने पास रख लो, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, वापसी में आगे ले जाऊंगा। ऐसा पता है तब भी होता है जब अमेजोन वाला आपके घर पे आता है। अमेजोन वाला भी क्या करता है आपके घर पे आके, वो बोलता है भाई साहब आपका कोरियर आया, आप बोलते हो बाबूजी आज मैं घर पे नहीं हूं, पड़ोसी को दे दे। वो पड़ोसी घंटी बजा रहा, पड़ोसी भी घर पे नहीं है, तो अब आखिरकार उसको क्या बोलोगे कि भाई यार जब अगला चक्कर लगेगा कल आगे दे जाइए, परसों आगे दे जाइए, ये तो बोलोगे। सेम चीज मेरी है, मैंने आईपैड आपको दे दिया, आपने कहा सर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आज तो लेके नहीं जा पाएंगे, आज हम यहीं रख रहे हैं, कल आके ले जाना। आप बताओ मेरी तरफ से क्या मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दिए या नहीं करे? नहीं करे। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं करे? सुने एग्जांपल, कर दिए। क्यों कर दिए?
ध्यान सुनना इस बात को। मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब सामने रख जाना, रख जाओ, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब बाहर से चोरी हो जाए, बाहर से कुछ हो जाए, मैं ना जानता भाई, तुम्हारी अटैक है। भाई एक बात बताओ, मैंने तो देने की कोशिश करी ना, मना किसने करा? आपने करा ना मना। इसका मतलब मैं तो अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए बैठा हुआ था, तुमने मुझे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करने दी, तो गलती मेरी थोड़ी ना, गलती फिर किसकी है? आपकी। यहां से एक कंसेप्ट बनता है, गौर करना मेरे वर्ड्स के ऊपर। अगर डिलीवरी डिले हो रही है, मतलब डिलीवरी बाद में हो रही है, बट किसकी वजह से? बायर की रिक्वेस्ट की वजह से। बायर कह रहा है कि भैया अभी मत दो हम लोगों को कल दे देना, परसों दे देना। ऐसा पता है हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा होता है। तुम शनिवार को किसी के यहाँ पे गाड़ी डिलीवरी करने चले जाओगे ना, वो भाई साहब भगा देगा तुम्हें, वो कहेगा लोहे वाली चीज तुम शनिवार को देने आ गए हमको, तुम्हारा दिमाग वाग तो ठीक है नहीं है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। मेरी फैमिली के अंदर हम लोगों ने थार बुक कराई थी, पापा बहुत मानते हैं इस चीज को, और 6 महीने बाद थार आ रही है। उधर से कॉल आ रहा है अपने पास कि बाबूजी आपकी गाड़ी जो है रेडी है, आके कलेक्ट कर लो। शनिवार का दिन है अपने पास ये। पापा ने मतलब कॉल उठाया और उनको बोला है अपने पास, शनिवार को तो मैं आऊंगा ही नहीं। वो कह रहे हैं अपने पास, सर जी ऐसा कैसे कर रहे हो, 6 महीने तो वैसे ही आपने वेट कर लिया, आज भी आप वेट कर रहे हो। नहीं शनिवार को नहीं आएंगे हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, शनिवार में नहीं आएंगे हम लोग। वो दिमाग में फितूर बैठा हुआ है। तो क्या इस केस में महिंद्रा वाले जो अपने पास हैं, क्या थार की डिलीवरी बुक नहीं करेंगे? वो कर देंगे बुक। वो कहेंगे भाई हमने तो कोशिश करी ना, तुमने मना कर दिया। इसका मतलब एक नया पत्ता खुल गया कि अगर डिलीवरी डिले हो रही है बट किसकी वजह से? बायर के, तो हम ये नहीं मानेंगे उस केस में डिलीवरी नहीं हुई, हम मान लेंगे डिलीवरी क्या हो गई है, हो गई। अरे बात समझ में? लेकिन अपने पास केस में सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹80,000, however delivery is delayed on buyer's request. डिलीवरी इज डिले ऑन बायर्स रिक्वेस्ट। बायर की रिक्वेस्ट पे हमने डिलीवरी डिले कर दी, तो इसमें हम मान लेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं। भाई हमारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है अपने पास, हम मान लेंगे। ओके? और हम लोग यहां पे जो पहली कंडीशन है वो भी मान रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो इस केस में आप अपना रेवेन्यू बुक करके चल सकते। आया समझ? अगर बेटा ऐसा होने लग गया ना कि बायर की रिक्वेस्ट पे हम डिलीवरी ना माने, तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो लोग इतने शातिर हैं, लोगों की खोपड़ी हमसे ज्यादा तेजी चलती है। मान लो आपने, मेरी एक एयरलाइंस कंपनी है और मैंने अपनी एयरलाइंस कंपनी के अंदर यहाँ से, अभी जनवरी चल रहा है, मैंने यहाँ से स्विट्जरलैंड की एक टिकट का ऑफर निकाला है कि जो लोग अपनी टिकट बुक कराएंगे उनको 30% ऑफ मिलेगा। आपने ऑफर देख के टिकट बुक करा ली। अब जिस दिन जहाज उड़ने का समय आया, आपको हो गया बुखार, आपने कहा बाबूजी आज तुम जा नहीं पाएंगे, तो क्या मैं अपना जहाज नहीं उड़ाऊंगा? भाई जाहिर सी बात है, मैं तो उड़ाऊंगा ना अपना जहाज। मैं ये थोड़ा कहूंगा नहीं जी इसको बुखार हो गया मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो हो गया बिजनेस, ऐसा थोड़ा ना हो पाएगा। कंपनीज एक्ट भी यही चीज कहता है, एएस भी यही चीज कहते हैं, इवन आईसीआई का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो भी यही चीज कहता है। तुमने डिलीवरी की कोशिश करी, महत्व जो दिया जाएगा इस बात को दिया जाएगा, डिलीवरी पूरी हुई या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। मान लो तुमने डोमिनोज से पिज्जा बुक कराया, वो बंदा आ रहा है और तुमने बीच रास्ते में बोल दिया अरे हमारा तो पेट भर गया अब मत लेकर आ जरा पिज्जा, तो वो ये नहीं कहेगा डिलीवरी नहीं हो रही अपने पास, वो तब भी कहेगा मैं तो कोशिश करी ना, तुमने मना कर दिया अपने पास, वो यही चीज कहेगा। इस वर्ड को ध्यान रखना जो मैंने बोला है, डिलीवरी डिलेड एट होम्स रिक्वेस्ट, बायर्स रिक्वेस्ट। बायर की रिक्वेस्ट पर डिलीवरी डिले हो गई है तो फिर हम हमेशा मान के चलेंगे वो डिलीवरी क्या हो रही है। अरे बात समझ में? पक्का? जितना हम लोगों ने करा सिर्फ उसी चीज को हम लोग एक बार जो है समअप कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने करा, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ उसी चीज को हम लोग जो है समअप कर रहे हैं। गौर कीजिएगा। सबसे पहले हमने बात करी AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है। यहां पे हमने पहले वाले रेवेन्यू को उठाया, इसका मतलब पड़ा जिसमें कुछ 4 बातें आई। क्या 4 बातें आई? ग्रॉस इनफ्लो होना चाहिए, 3 तरह से होना चाहिए, कैश, रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस के भी 3 मुख्य पार्ट बन गए, या तो गुड्स या सर्विस या आइडिया। पक्का? ये डेफिनेशन ध्यान रखना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हमने शुरू कर दिया सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स को मैंने बोला कि रिकॉर्ड कब करेंगे, मैंने बोला 2 कंडीशन है, इसलिए मैंने बीच में प्लस लगा। पहले मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर। और फिर दूसरा मैंने ये बोल दिया कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू 2 थिंग्स, एंड कलेक्शन, एक कंसिडरेशन एंड एक कलेक्शन। यहां पे मैंने आपको जो एम्फेसिस डाला वो इस बात पे डाला कि नो अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि एक तो सर्टेनिटी हो
और एक साइलेंट हो कि सर्टिनिटी है या अनसर्टिनिटी है, ये भी यहां पे काउंट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज भी यहां पे काउंट होगी, इसको मत भूलना। बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला वो ये डाला कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हम नॉर्मली तो हर केस में मानते हैं ट्रांसफर हो गए, बट अगर डिले हो रहे हैं किसकी रिक्वेस्ट पे, बायर की रिक्वेस्ट पे, तो भी हम मान लेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गए हैं, ट्रांसफर। अभी तक हमने इतनी बात पढ़ी। अब हम जहां भी आगे जाएंगे, जैसे हमारा चैप्टर जो आगे जाएगा वो कैसे जाएगा, अभी तक हमने सेल ऑफ गुड्स की बात करी, अब मैं आगे आपको लेके जाऊंगा सर्विस पे, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे, रॉयल्टी पे। तो ध्यान रखना इन सब में पहली कंडीशन सेम है। क्या थी पहली कंडीशन? अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। किस रिगार्ड्स में? दो रिगार्ड्स, एक कंसिडरेशन, एक कलेक्शन। ये जो पहली कंडीशन सब में सेम है ना, इसको हमारी भाषा में बोला जाता है एसेंशियल कंडीशन, क्योंकि ये सबके लिए क्या है, सेम। और बाकी सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपने अपनी ये कंडीशन लिखी थी, ये दो कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन के साथ ब्रैकेट में लिख लो एसेंशियल कंडीशन। ये पहली एसेंशियल कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन के साथ लिख लो ये कौन सी कंडीशन है, एक्स्ट्रा कंडीशन। पहले वाली एसेंशियल, दूसरे वाली एक्स्ट्रा। पहले वाली एसेंशियल, दूसरे वाली एक्स्ट्रा। बात समझ में आती है? अब मैं आगे जाके आपको कभी भी बोल दूं कि एसेंशियल कंडीशन तो सेम है, तो आप मेरा मतलब समझ जाना, मेरा मतलब क्या है कि पहली कंडीशन तो सेम है, और जब मैं बोल दूं कि दूसरी कंडीशन बदल जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन बदल जाएगी। ओके, पक्का? जाना नहीं है अभी, अभी रुकना है बेटा, अभी तो बहुत काम है बेटा। इंटर की सब जगह पे क्लास 3 घंटे चलती है, मैं तो वैसे ही रहम कर रहा हूँ, मेरी क्लास 2 घंटे चलेगी खाली, लेकिन अभी है आधा घंटा, और मेरी क्लास 2 घंटा भी कहीं पूरा नहीं होगी, 1.5 या 1.25 घंटे में छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले नहीं भाई, कहीं आपके दिमाग में फितूर भी आए कि सर ब्रेक दे दो ना, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। भाई सिलेबस बहुत बड़ा है यार, 300 घंटे का सिलेबस है, कंप्लीट कैसे होगा बेटा, करना तो पड़ेगा। आ जाओ अपनी कॉपीज में आके लिखो 2 वर्ड, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, लिखो जरा कॉपी में, और मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ पता है किसी को इसके बारे में? एजेंट कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? हिंट देता हूं, हिंट थोड़ा समझ के देखो। जो वो कंसाइनमेंट पड़ा था, उसमें जो कंसाइनी था वो एजेंट था। हाँ, अब थोड़ा याद आया। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा था, सोचो। नहीं, आगे चला गया। देखो मैं बताता हूं, नहीं, वर्ड्स हैं छोटे छोटे से, इन वर्ड्स के ऊपर जो मेन गेम खेलना है भाई, ठीक है। टीचर पेपर में आगे फंसा देगा, कई जगह कह देगा एजेंट है, कई जगह कह देगा डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने कभी ना कभी आम भाषा में सुना होगा किसी के मुंह से कि हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ऐसा कभी सुना है? जैसे मैं एग्जांपल दूं, एप्पल के आईफोन्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप अमेजोन के पास है। जब भी एप्पल के आईफोन के ऊपर कोई सेल आएगी तो वो सिर्फ अमेजोन वालों पे ही आएगी, फ्लिपकार्ट पे नहीं आएगी। अब आप कहोगे सर मैं तो अपना फोन फ्लिपकार्ट से लिया था। भाई तो वो फ्लिपकार्ट, ऑफिशियल फ्लिपकार्ट से नहीं लिया, वो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो वेंडर ने अपनी एड डाली है आपने उससे लिया। मेरी बात को ध्यान सुने, एप्पल ने अपने फोन उठा के दे दिए अमेजोन को, अब अमेजोन उसे खुद बेच रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर जो अमेजोन है ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, दूसरा एग्जांपल, एप्पल ने अपने फोन आपको दिए, मान लो आपकी कंपनी का नाम है XYZ डीलर्स, आपको दिए, और आप फिर ये फोन अमेजोन पे जाके बेच रहे हो या फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो या XYZ फिजिकली बेच रहे हो। इस केस में आप कौन हो, एजेंट। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? एजेंट के साथ जो मेरा एग्रीमेंट होता है वो इस बात पे होता है कि जब तू माल एक्चुअली में कस्टमर को बेच देगा तब हम सेल मानेंगे। कंसाइनमेंट याद करो, जब आप कंसाइनी को माल देते थे आप उसको सेल थोड़ा ना मानते थे, आप सेल कब मानते थे? जब कंसाइनी एक्चुअली में क्या करता था, बेचता था। डिस्ट्रीब्यूटर पता क्या होता है? जैसे ही माल आपने अपने एजेंट को दिया तभी सेल मान ली। इसका मतलब अब आपने माल अपने अमेजोन वाले को दे दिया, बस तुम्हारी चिंता खत्म, अब अमेजोन जाने भाई, हमें कोई चिंता नहीं है इस बात पे। इसका मतलब एजेंट के रूप में यह चीज ध्यान रखनी है कि हम सेल मानेंगे जब माल किसके पास पहुंच जाएगा, कस्टमर।
लेकिन यहां पे जो हम सेल मानेंगे वो सेल कब मानेंगे, जब माल किस पे पहुंच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जाम्पल देता हूं, गौर करना है इसको। मान लो अगर मैं आज आपसे आके कहूं कि मेरे पास वोल्टास वोल्टास बोलूं या क्रोमा बोल दूं, क्रोमा का एसी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। इसकी हिंदी समझो कि टाटा साहब ने अपने सारे क्रोमा के एसी उठा के मुझे दे दिए, बोल रहे हैं अंकित जी आप जानो, आप इसको सस्ते में बेचो महंगे बेचो, तुम जानो, हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब टाटा साहब ने मुझे दे दिया और उन्होंने अपनी सेल क्या कर दी होगी, बुक कर दी होगी। और मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं टाटा साहब का एजेंट हूं, इसका मतलब जब उन्होंने मुझे माल दिया होगा तब उन्होंने सेल बुक नहीं करी होगी। वो सेल अपनी सिर्फ कब बुक करेंगे, जब मैं आगे उस जाके माल को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। एजेंट के साथ एग्रीमेंट इस टर्म्स पे हो रहा है कि तू जब कस्टमर को माल दे देगा तब हम सेल मानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट इस बेस पे हो रहा है कि जैसे ही माल हमने तेरे को दे दिया, तेरी अपने पास क्या काउंट हो जाएगी, सेल काउंट। समझ में आती है, पक्का। आप सोच के देखो, एप्पल ने अमेजॉन को अपने सारे आईफोन दे दिए, अब अमेजॉन 50,000 का जो आईफोन है 30 में बेच रहा है, ये डिस्काउंट आपको एप्पल दे रहा है या अमेजॉन दे रहा है? यार अमेजॉन के पास डिस्काउंट देने की पावर तो तब आएगी ना जब अमेजॉन के पास माल पहुंच गया होगा। जब अमेजॉन के पास माल ही नहीं पहुंचा होता तो वो डिस्काउंट कैसे दे सकता है? एक बात बताओ, आप मालिक हो, आपने मेरे से कहा कि अंकित जी ये फोन पकड़ो और किसी कस्टमर को जाके चिपका दो। कस्टमर मेरे पास आया, कह रहा भाऊ साहब अपने पास 2,000 रुपए कम कर दो। अगर मेरे पास ये ताकत है कि मैं उसके 2,000 रुपए कम कर सकता हूं, इसका मतलब आपने अपना फोन मुझे बेच दिया होगा ना। और मान लो कि अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं जी मैं 2,000 रुपए कम नहीं कर सकता, तो आपने मुझे फोन बेचा थोड़ी ना है, आपने तो अपना फोन बस मेरे यहां पे रखवाया है कि तू जब कस्टमर को भेज देगा तब हम आके तेरे को पैसा क्या कर देंगे। मेरा मतलब समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? आपके पास ताकत है प्राइस को फ्लक्चुएट करने की तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है प्राइस को फ्लक्चुएट करने की तो फिर आप क्या हो, एजेंट। आपने क्रोमा का नाम सुना है? क्या क्रोमा में सिर्फ टाटा के प्रोडक्ट मिलते हैं या सबके प्रोडक्ट मिलते हैं? अब एक बात सोचो, एप्पल वॉच जो ओरिजिनली है 80,000 की, क्रोमा के अंदर वो मिल रही है 60,000 की। इसका मतलब क्रोमा वालों के पास उसके प्राइस फ्लक्चुएट करने की ताकत है। तो क्रोमा यहाँ एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब जब एप्पल ने क्रोमा को वॉच दी होगी तो उसने क्या लिख दी होगी, सेल। वो वेट नहीं करेगा कि क्रोमा से भी माल बिक जाना चाहिए, वो कहेगा भाई साहब मैंने तुम्हें दे दिया तुम जानो। एग्जाम्पल को चेंज करो, एप्पल ने अपने स्टोर खोल रखे हैं फ्यूचर वर्ल्ड के, वहां पे अपना जाके प्रोडक्ट रख दिया। अब वो जो फ्यूचर वर्ल्ड वाला अपने पास है वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। अगर आप उससे डिस्काउंट मांग जाओगे बोलेगा भाई साहब कंपनी में पूछ के बताऊंगा, अभी कंपनी की तरफ से तो कोई ऑफर नहीं आ रहा। वो वर्ड बोलता है कि कंपनी की तरफ से तो कोई ऑफर नहीं आ रहा है, वो ऐसे वर्ड बोलता है। तो यहां पे ये कौन आदमी होगा, एजेंट, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं कि आपके पास HDFC का एक कार्ड है, मैंने कहा बेटा उस HDFC के कार्ड के ऊपर आपको 5,000 का कैशबैक मिलेगा, आप कुछ भी बाय करोगे। अब मैंने आपको ये कार्ड दे दिया और आपको उसके ऊपर 5,000 का कैशबैक मिलेगा, तो ये 5,000 का कैशबैक आपने डिसाइड नहीं करा है, ये मैंने डिसाइड करा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये कार्ड मैंने आज आपको दे दिया, मैं बेटा कहीं भी जाके यूज करो, 5,000 का कैशबैक है। तो 5,000 कैशबैक तुमने थोड़ा डिसाइड करा है, ये डिसाइड किसने करा है, मैं। अब यहां पर आप कौन हो, एजेंट हो। लेकिन अगर आपको यही कार्ड मैं दे दूं और उसके ऊपर कैशबैक और अपने टर्म्स एंड कंडीशन आप खुद रखो, उस केस में आप क्या बन जाओगे, अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर। आपको पता है क्रोमा से आप कुछ भी खरीदो, एप्पल वाले 1 साल की वारंटी तो देते हैं, क्रोमा वाले कहते हैं 1 साल की वारंटी एप्पल की है, 2 साल की वारंटी हमारी है। अब एक बात बताओ, उन्होंने 3 साल की वारंटी दे दी, तो क्या अगर प्रोडक्ट आपका दूसरे साल में आगे खराब होगा तब क्या आप एप्पल के पास जाओगे? एप्पल वाले भगा देंगे अपने पास, कहेंगे भाई साहब हमने तो 1 साल की वारंटी थी तो हमारे पास कहां से आ गए हो। तुम किसके पास जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो क्रोमा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एक्ट करता है। पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आप एजेंट हो या फिर कौन हो, डिस्ट्रीब्यूटर। तो एजेंट के लिए मैं कुछ बात बता रहा हूं, इसको अपने पास लिख लेंगे। एजेंट कौन होता है, एजेंट कौन होता है लिखेंगे। एजेंट्स आर पर्सन्स और एंटिटीज। एजेंट्स वो पर्सन और एंटिटीज हैं who have no control over fixation of prices, who have no control over fixation of prices, and they do not manufacture the product. They do not manufacture the product. इनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल तो नहीं है। दे हैव नो कंट्रोल ओवर फिक्सेशन ऑफ प्राइस, एंड मतलब दूसरी कंडीशन लगनी चाहिए, एंड
ये गुड्स बनाते भी नहीं है, ये अपने तरफ से गुड नहीं, ये किसी के गुड्स लेकर आ रहे हैं वो बेच रहे हैं, तो इन्होंने माल बनाया नहीं है और साइड बाय साइड ये माल के भाव में उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। हाँ, इफ वी ट्रांसफर आवर गुड्स टू एजेंट, सेल विल ओनली बी रिकॉर्डेड, सेल विल ओनली बी रिकॉर्डेड। आप बताओ, अगर हमने अपना माल एजेंट को दिया, क्या हम सेल तब लिखेंगे या तब लिखेंगे जब एजेंट माल कस्टमर को बेच देगा? जब कस्टमर को बेच देगा। जब एजेंट माल किसको दे देगा? कस्टमर को। इफ वी ट्रांसफर आवर गुड्स, ये ट्रांसफर है बेटा, इफ वी ट्रांसफर आवर गुड्स टू एजेंट, सेल विल बी रिकॉर्डेड ओनली इफ गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड टू कस्टमर। इफ गुड्स आर सोल्ड एक्चुअली टू द कस्टमर, जब हमने कस्टमर को माल बेच दिया होगा, सिर्फ तभी हम अपनी सेल लिख सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी सेल लिखकर नहीं चल सकते। ओके, रही बात डिस्ट्रीब्यूटर की, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चर द गुड्स। डिस्ट्रीब्यूटर भी गुड्स बनाते नहीं है, हाउएवर, लेकिन दे हैव control in fixation of prices. They have control in fixation of prices. If we transfer our goods to distributor, अगर हम ट्रांसफर कर दें अपने गुड्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, देन अब इसमें बताओ, इसमें सेल कब रिकॉर्ड होगी? सेल विल बी रिकॉर्डेड जब डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को बेचेगा, या अभी रिकॉर्ड कर देंगे? अभी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जाने भाई, अब हमारे जिम्मेदारी नहीं है। देन सेल विल बी रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर गिवन टू डिस्ट्रीब्यूटर, जब डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे तभी सेल हम अपनी क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। एजेंट के केस में कस्टमर इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही कस्टमर है। अरे बात सुन रहे? हाँ, हमारा रिस्क कस्टमर तक रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में है उसमें सिर्फ जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं, अब हमारे केस में कुछ नहीं। नोट, एजेंट्स रेवेन्यू will be limited to the extent of their services only. एजेंट का रेवेन्यू सिर्फ उतनी ही चीजों तक सीमित रहेगा जितनी उसकी खुद की सर्विस है। एजेंट्स रेवेन्यू विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर सर्विस ओनली। एजेंट का रेवेन्यू सिर्फ उनकी खुद की जो सर्विसेज है वहीं तक सीमित रहेगा। तो एजेंट वो आदमी है जो आपके बिहाफ पे माल बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वो आदमी है जो आपके बिहाफ पे नहीं खुद के लिए माल बेचेगा। ठीक है भाई, पक्का? क्या रहेगा बताओ? अगर होलसेलर्स और रिटेलर्स का कनेक्शन आ रहा है, कॉमन सेंस लगाना थोड़ी सी। मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, किसको दे दिया? होलसेलर। होलसेलर ने माल बनाया, किसको दे दिया? रिटेलर। और रिटेलर ने माल दे दिया कंज्यूमर को। अपने आप को होलसेलर बन के सोचो, होलसेलर। जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल दे दिया होगा, तो क्या वो होलसेलर माल मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे बेच रहा है या अपने लिए बेच रहा है? तो यहां जो होलसेलर है वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या एजेंट होगा? मैं फिर से बता दूं, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये लिख के नहीं दिया जाएगा कि ये एजेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अब वो पहचानेंगे कैसे, वो तुम्हारा खेल है, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा यार, ये भी तो बात है अपने पास। बात समझ में आती है? मैं कोई और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सोच के मुझे बताना, ठीक है? पीवीआर की टिकट्स आप बुक करा सकते हो बुक माई शो पे, ध्यान सुनना। तो बुक माई शो पीवीआर की टिकट्स खरीद के बेच रहा है या उनके बिहाफ पे बेच रहा है? तो यहां जो बुक माई शो है वो एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है? बात सुन भाई, तो पीवीआर अपना रेवेन्यू तब तक बुक नहीं करेगा जब तक बुक माई शो ने टिकट आगे सेल नहीं कर दी। बात सुन भाई,
कोई और एग्जांपल देता हूं, और सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। आपने मैकडोनल्ड का फूड मंगवाने के लिए स्विगी की ऐप खोली, तो कुल मिला के स्विगी मैकडोनल्ड का माल बेच रहा है। क्या मैकडोनल्ड से खरीद के बेच रहा है या मैकडोनल्ड के बिहाफ पे बेच रहा है? अगर खरीद के बेच रहा होगा फिर तो हो गया काम, फिर तो भाई साहब स्विगी जो अपने पास है सर्विस इंडस्ट्री नहीं गुड्स इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि माल खरीद के बेच रहा होगा वो तो अपने पास। लेकिन स्विगी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिलीवरी। तो अल्टीमेटली वो जोमैटो और स्विगी जो अपने पास है, इन फूड आउटलेट्स के बिहाफ में तुमसे ऑर्डर ले रहे हैं, तो यहां वो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका मतलब जो अपना ये मैकडोनल्ड है अपना रेवेन्यू कब बुक करेगा? जब स्विगी की तरफ से वो माल एक्चुअली कहां पे पहुंच जाए? कस्टमर। भाई बस होने आपके स्टडी मैट का एक सवाल है, देखो स्टडी मैट वाले सवाल भी कैसे बनाते हैं अपने पास। हमारा आईसीआई ना किसी भी कंपनी का एक्चुअल में नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि कंपनी वाले डिस्प्यूट डाल देते हैं कि तुमने हमारा रेवेन्यू इतना कम कैसे बता दिया। देखो ये हमारा आईसीआई कितना चालाक है, इसने नाम क्या रखा है? एक है स्विगी, एक है जोमेटो। इन्होंने नाम रख दिया अपने स्टडी मैट में जिगाटो। अब जिगाटो देख के कोई भी समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। जिगाटो मतलब स्विगी भी दे दिया और अपने पास जोमेटो दे, दोनों को मिला के बना दिया जिगाटो। अब इन्होंने कहा क्या, देखो एक आउटलेट अपने पास है, अब मैकडोनल्ड को भी उन्होंने देखो कैसे लिखा है, मैकडोनल्ड्स। नहीं मैकडोनल्ड्स, मतलब उनको पता है किसकी बात हो रही है लेकिन वो लिखते नहीं है। इन्होंने कहा कि मैकडोनल्ड ने अपने पास जो है 300 रुपए का ऑर्डर किसी बंदे ने बुक कराया, उस पर डिलीवरी चार्जेस, थोड़ा गौर करना, डिलीवरी चार्जेस 100 रुपए के लगे, प्लस साथ में जीएसटी लगा 50 रुपए का, तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 450। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ मैकडोनल्ड का रेवेन्यू कितना? बताओ, क्योंकि मैकडोनल्ड का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? गुड्स का, तो वो सिर्फ अपना गुड्स का रेवेन्यू बुक करेगा। बताओ ये 100 रुपए का रेवेन्यू कौन बुक करेगा? जिगाटो, क्योंकि डिलीवरी किसने करनी थी अपने पास जो है? जिगाटो। अच्छा बताओ ये जो 50 रुपए का रेवेन्यू ये कौन बुक करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि जीएसटी किसकी जेब में जाएगा? ये बात ध्यान रखना, आपका रेवेन्यू सिर्फ आपकी सर्विसेज जो आपने दी है उससे कनेक्टेड है। आप किसी और का रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी भी मेरा रेवेन्यू है, भाई जीएसटी तो सरकार के पास जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते 100 रुपए मैं अपने ले रहा हूं, 100 रुपए किसके पास जाएंगे? जिगाटो के पास। तो आपका खुद का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया? 300 रुपए। पेपर में ध्यान से पढ़ना, रेवेन्यू पूछ किसका रहा है, पूरा क्वेश्चन सेम दे देगा और पूछने टाइम पे ना चेंज कर देगा, कहेगा कि रेस्टोरेंट का रेवेन्यू नहीं, जो एजेंट है उसका रेवेन्यू बताओ। तब एजेंट का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी? डिलीवरी फी। अरे बात समझ में? पक्का? इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताओ इंडिगो एयरलाइंस की टिकट्स आप आईबीबो पे जाके बुक कर रहे हो, ठीक है? टिकट का प्राइस है 4000, आईबीबो ने कन्वीनियंस फी चार्ज करी है अपने पास 5%, 4000 का 5% कितना हो गया? 200। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 42। साथ में इसमें जीएसटी लग गया 10% का, मान लो अपने पास 420 रुपए। जब आप इसको अपने पास जोड़ दोगे 4620 आ जाएगा। ये प्राइस आपने पे करा, आपने प्राइस पे करा। अब ये ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा क्या? पूछेगा व्हाट इज द प्राइस पेबल बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को पे कितना करना है? 4620। व्हाट इज द प्राइस टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ आईबीबो, आईबीबो की बुक्स में रेवेन्यू कितना आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो है 200। रीजन, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ टिकट बुक कराना है, तो वो सिर्फ उसी का रेवेन्यू बुक करेगा। अच्छा बताओ इंडिगो एयरलाइंस कितना रेवेन्यू बुक करेगी? तो फिर तो ये जो बच गए 420 रुपए ये कहां जाएंगे? जीएसटी किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट। आपने रीड ध्यान से करना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर पूछते टाइम पे आपने वो मिस इंटरप्रेट कर लिया, बेटा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अरे बात समझ में? पक्का? इसी एग्जाम्पल को अपने पास, ये आखिरी एग्जाम्पल है आज का, इसी एग्जाम्पल को ये कहीं पे ना अपनी कॉपी में एग्जाम्पल लिख लो, या मैं ऐसे लिखवा देता हूं आपको। मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूं कि पेपर में आपने सोल्यूशन लिखना कैसे है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है? ये एग्जाम्पल अपने पास कहीं पे लिख लें, एग्जाम्पल 1 लिख लो। इंडिगो एयरलाइंस sells its tickets via iBibo as an agent, via iBibo as an agent during the month of June. Indigo Airlines sells its tickets via iBibo as an agent. During the month of June, total orders placed as follows.
टिकट प्राइस ₹30,000 प्लस में कन्वीनियंस फी या हैंडलिंग चार्जेस रुपीज अपने पास 6,000 प्लस में जीएसटी रुपीज अपने पास 1,000 37,000 के ये टोटल ऑर्डर्स अपने पास जो है प्लेस्ड हुए। कन्वीनियंस फी और हैंडलिंग चार्ज एक ही चीज है, आप लिख सकते हैं। इन रेफरेंस टू AS9 सजेस्ट हाउ विल यू शो रेवेन्यू इन द बुक्स, हाउ विल यू शो रेवेन्यू इन द बुक्स। ये जो क्वेश्चन अपने पास है ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैंने आपसे चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपने पास बेटा 4 to 5 मार्क्स के ही आएंगे। इस क्वेश्चन में बेटा FAQ लिख लेना। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में 6 बार रिपीट हो चुका है, 6 टाइम्स, अलग अलग नाम से, कभी IBBO के नाम से, कभी जोमेटो स्विगी के नाम से, लेकिन कंडीशन यही रहती है, इसमें आपको रेवेन्यू बताना पड़े। मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा, मैं इस क्वेश्चन को लिखने के तरीके को समझा रहा हूं। आप जिंदगी में पहली बार किसी AS का आंसर लिखने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देख लो, इसी तरीके से लिखना है। हमारे इंस्टीट्यूट की एक सजेस्टेड प्रेजेंटेशन है, हम उसको वायलेट नहीं करेंगे। इवन मुझे नहीं पता आप लॉ वगैरह कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, आप लॉ के अंदर भी सेम प्रेजेंटेशन रखोगे अपने आंसर की। आपको पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया होगा, यहाँ पे अकाउंट्स भी हल्का फुल्का लॉ जैसा है, क्योंकि एक एक वर्ड के ऊपर आपने जो है कंसेंट्रेशन डालना है। ओके, चलिए तो लिखेंगे कैसे, मेरे साथ साथ लिखना, और तरीका यही रहेगा। आपका सोल्यूशन 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा। पहला पैराग्राफ होगा आपका नॉलेज और दूसरा पैराग्राफ आपका होगा फैक्ट। पहले नॉलेज लिखनी है फिर फैक्ट। इस तरीके से शुरू करेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कॉमा डाल के रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपको AS का नंबर और AS का नाम याद होना चाहिए, और वो पहली लाइन में आपको लिखकर दिखाना है, इसके मार्क्स होते हैं। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, whenever any revenue is to be recorded, whenever any revenue is to be recorded, following conditions are to be satisfied, following conditions are to be satisfied। जब कभी भी हमें कोई रेवेन्यू को बुक करना है तो हमें ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करके चलनी पड़ेगी। बेटा क्वेश्चन सबने लिख लिया था, क्वेश्चन लिख लिया था सबने। फॉलोइंग कंडीशन अपने पास क्या थी? कंडीशन नंबर 1, नो अनसर्टिनिटी इन रिस्पेक्ट टू, कौन कौन से रिस्पेक्ट में? कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। बीच में एंड लगाएंगे और लगाएंगे, एंड में अपने पास आएंगे, लिखेंगे एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर। इसी नीचे हम एक और बात लिखेंगे, इफ एजेंट इज इन्वॉल्व, ये बात मैंने अभी आपको ऊपर नोट में भी लिखवाई थी, इफ एजेंट इज इन्वॉल्व देन रेवेन्यू विल बी up to the extent of, up to the extent of agent services only। अगर एजेंट इन्वॉल्व है तो एजेंट का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ उतना होगा जितनी एजेंट की सर्विसेज। इफ एजेंट इज इन्वॉल्व देन रेवेन्यू विल बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एजेंट सर्विसेज ओनली। ये आपका पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आज के बाद में जब भी बोलूंगा तो मैं नाम दूंगा नॉलेज। आपने हर आंसर में अपनी नॉलेज तो देनी देनी। अब आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, इन द गिवन केस। अब आप फैक्ट्स बताओगे कि इस केस में क्या हो रहा है। इन द गिवन केस इंडिगो इज सेलिंग टिकट्स वाया IBBO विच शोज, जो कि ये शो करता है IBBO इज एक्टिंग एज एन एजेंट। IBBO is acting as an agent. Therefore, total amount received
देयरफॉर जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है विल बी स्प्लिट इनटू एज फॉलोज। देयरफॉर जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम स्प्लिट करेंगे इनटू एज फॉलोज। सबसे पहले मुझे बताओ, आंसर देख के आप ही बताओ, बताओ यहां पे इंडिगो का रेवेन्यू कितना होगा? ये 30,000, तो लिखेंगे अपने पास ₹30,000 कलेक्टेड विल बी रेवेन्यू फॉर इंडिगो। फिर लिखेंगे अपने पास ₹6,000 के जो हैंडलिंग चार्जेस है, हैंडलिंग चार्जेस किसका रेवेन्यू होगा? आईबीओ का। हैंडलिंग चार्जेस कलेक्टेड विल बी रेवेन्यू ऑफ आईबीओ। ₹1,000 जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट रेवेन्यू। इसके लिए आप लिखोगे रेवेन्यू नहीं है, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये आपके आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए। आप आज के बाद एएस का कोई भी आंसर लिखोगे वो दिखने में ऐसा होना चाहिए। पहली लाइन में एएस का नाम, उसका नंबर, फिर उसकी नॉलेज, आप उसके बारे में जो जानते हो, फिर इन द गिवन केस आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। क्लियर? हर एएस का आंसर जो 4 से 5 मार्क का है उसकी वर्ड लिमिट है लगभग 100 से 120 वर्ड। 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको वो आंसर अपना कंप्लीट करके चलना है। 2 पैराग्राफ से ज्यादा लिखने नहीं, फालतू के ज्ञान लिखने नहीं है उसके अंदर। जो कंसाइज है, सिंपल, एक्यूरेट है, वो लिखना है। याद रहेगा? लैंग्वेज आप आगे पीछे कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बस आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो ये रहेगा, इसके हिसाब से आपने चल। याद रहेगा पक्का? देखें, जो आपका नया वाला स्टडी मटेरियल है, तीन मॉड्यूल हैं इसके अंदर आपके पास। इसमें रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाम ही है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक अपना AS7 आता है, AS9 आता है। ये AS9 का आपके पास जो है स्टडी मैट है। ये मैं एक बार क्विकली आपको जो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ये लो जी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और जवाब आपने देना है, ठीक है? Zogato runs a food delivery business. As per the arrangement, Zogato allows customer to order food from local restaurant and is responsible for the delivery of the food within stipulated time. Stipulated time समझ जाएंगे? Given time के अंदर, जैसे डोमिनोज की स्कीम है कि आधे घंटे में पिज्जा दे देगा, वो stipulated time. During a particular year, it collects the money on order made online as under. Total price of food item 200 लाख, डिलीवरी चार्जेस 60 लाख, जीएसटी कितना 40 लाख, टोटल कितने पैसे रिसीव करे 300 लाख। कह रहा है Zogato ने रिसीव करे 300 लाख, Zogato ने रिसीव करे क्योंकि ऑर्डर वहां पे हुआ था, फॉर द अबव ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द ऑर्डर वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन स्टिपुलेटेड टाइम। नीचे पढ़े, लैंग्वेज पढ़ना, पूछा क्या जा रहा है। मैं बार बार बच्चों से ये बोलता हूँ, एक सिंपल से आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपना नाम बताओ, आप मुझे कह रहे हो मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस। जो पूछा जा रहा है वो बताना है, सिर्फ उतना ही बताना है। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्टोरेंट, एक तो रेस्टोरेंट का बताना है, एंड हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द Zogato। गवर्नमेंट का नहीं पूछा है, नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं बताना है। जबरदस्ती मत देकर आना उसको, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है आपका अपने पास। मुझे यहीं पे देख के बताओ, लिखेंगे तो बाद में। बताओ रेस्टोरेंट का रेवेन्यू कितना होगा? वेरी गुड। जो Zogato का रेवेन्यू वो कितना होगा? 60 लाख। पूछा तो नहीं है पर मैं पूछ रहा हूं, क्या यहाँ Zogato डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है? एजेंट है। पूछा तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूं क्यों है एजेंट? क्योंकि Zogato गुड्स बना नहीं रहा, और दूसरी बात उसका प्राइस के ऊपर भी कोई कंट्रोल। यहाँ बच्चे आके ना मुझे डिफेंड करते हैं, बच्चे कहते हैं सर जोमेटो तो बोलता है 10% ऑफ, जोमेटो तो बोलता है 20% ऑफ, तो वो अपनी तरफ से दे रहा भाई, उसमें रेस्टोरेंट का कोई रोल नहीं है। रेस्टोरेंट कह रहा है भाई साहब तुम जानो, तुम्हारा डिलीवरी देना है वो उसमें से काटेगा। मतलब वो जो अपना जो भी डिस्काउंट देगा, उस डिस्काउंट का पैसा वो किस में से डायरेक्ट कर लेंगे? उनके डिलीवरी प्राइस में से। उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो।
जब आप लिखने लगोगे, अब देखो आंसर उसने कैसे लिखा है, मैं लिख के दिखा रहा हूं उसको। ये प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा बढ़िया आपने जो कॉपी में लिखी है वो लिखना है। हम क्या लिखेंगे, मैं रीड कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। हम लिखेंगे एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लिखना नहीं है, सुनते चले। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इफ एन ऑर्डर और रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड देन फॉलोइंग टू कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन एसेंशियल वाली, नो अनसर्टेनिटी, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या होने चाहिए? ट्रांसफर। Here Zagato is also acting as an agent, therefore its revenue will be subject to limit to जितनी उसकी सर्विसेज से उतना, क्योंकि उसकी सर्विस यहां पे वो कौन सी दे रहा है? डिलीवरी सर्विस। फिर लिखेंगे इन द गिवन केस, जो टोटल 300 लाख मिला उसमें से 200 लाख रेवेन्यू किसका है? रेस्टोरेंट। जो उसके ऊपर हमारे डिलीवरी चार्जेस मिले वो किसके हैं? Zagato के। फिर हम लिखेंगे जो GST मिला वो रेवेन्यू है ही नहीं, वो किसको बिलोंग करता है? जीएसटी के लिए आप हमेशा एक लाइन लिख कर आएंगे, इट इज नॉट एन रेवेन्यू, वो रेवेन्यू नहीं है अपने पास, और वो किसको बिलोंग करता है? ये आपके पास इसका आंसर है। वो नीचे इसी चीज को दिया है, देखो लिखा भी है, इट मे बी नोटेड दैट जीएसटी ऑफ 40 लाख इज अ लायबिलिटी पेबल टू द गवर्नमेंट थर्ड पार्टी, हेंस इट इज डज नॉट पार्ट ऑफ। अरे बात सुन, ये इकलौता क्वेश्चन पेपर में 6 बार 7 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। मतलब जब से ये इंटर ग्रुप 2 के अंदर आ रहा है इतनी बार पेपर में आ चुका है, हर बार से। ऑब्वियसली नाम चेंज होते हैं, आपको कई बार बोल देगा कि भाई बुक माई शो वाला एग्जांपल है, कभी पेटीएम का एग्जांपल बोल देगा, कभी अमेजॉन का एग्जांपल बोल देगा, लेकिन आएगा इसी तरीके से, तो ये ध्यान रख के चलिए। ओके, ये एग्जांपल मैं आपका उसमें डाल रहा हूं, एग्जांपल नंबर अपने पास ये इलस्ट्रेशन 1 है, इसको होमवर्क में डाल लो। जब तक आपको मेरी बुक नहीं मिल रही तब तक आप स्टडी मैट से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, इलस्ट्रेशन 1 आपका होमवर्क है। फिर एग्जांपल नंबर अपने पास 4, आइए जरा रीड करेंगे एक बार इसको। देखो, ट्रिप डील, ट्रिप डील मतलब मेक माई ट्रिप का एग्जांपल हो रहा है। ट्रिप डील इज अ वेबसाइट दैट अलाउज पीपल टू बुक एयरलाइन टिकट्स। मैंने आईबीबो का एग्जांपल दिया था। एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इट एग्रीज टू बाय 100 टिकट फ्रॉम एन एयरलाइन ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड रीसेल दोस टिकट टू कस्टमर्स। हाउएवर ट्रिप डील बियर द लॉस फॉर एनी अनसोल्ड टिकट्स। इस बात को समझे, इन्होंने एयरलाइन कंपनी से सारी टिकट खरीद ली और उसके बाद बच गया तो क्या हो जाएगा? वो अपने पास एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने पहले ही कहा था पहचानना पड़ेगा, बताएगा नहीं। इस केस में वो क्या है अपने पास? डिस्ट्रीब्यूटर। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब देना। बताओ जो एयरलाइन कंपनी है वो अपने रेवेन्यू को कब बुक करेगी? जब डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। इट इज नॉट रेलेवेंट कि अपने पास वो फ्लाइट की टिकट एक्चुअली में किसी कस्टमर को बिकी भी या नहीं बिकी। बात समझ में आ रही है? नीचे बोल रहा है इन द अबव एग्जांपल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेवेन्यू टिकट्स आर बोर्न बाय ट्रिप डील, hence sales made for the tickets will be fully recognized as a part of its revenue. Any unsold ticket will be charged as a loss by the entity. ये जो लॉस बुक करेगा, जैसे मान लो आप ट्रिप डील हो, मैंने अपनी 100 टिकट आपको दे दी, तो मेरी तो सेल हो गई। मान लो आप 100 में से एक भी टिकट नहीं बेच पाए, एक भी टिकट, तो ये जो लॉस होगा ये आप बुक करोगे या मैं बुक करूंगा? आप खुद बुक करोगे, क्योंकि ये मेरा लॉस नहीं है, ये लॉस किसका अपने पास है? अरे भाई समझ में? एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपका होमवर्क है, इसको लिख ले अपने पास। हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिर्फ रीड करेंगे, ये सब हमें अपनी बुक्स में भी कवर करना है। ये सारे इलस्ट्रेशन मेरी बुक में ऑलरेडी है, अभी क्योंकि मेरे पास बुक्स की पीडीएफ नहीं है इसलिए मैं इसमें से बता रहा हूं। अब देखें, एबी सेल गुड्स टू सीडी ऑन 1 मार्च, डेट ध्यान से पढ़ते चलना, 1 मार्च को माल बेचा। सीडी इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लोस इश्यूज। सीडी लिमिटेड के पास अभी कैश संबंधी प्रॉब्लम चल रही है सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। However, it is trying to raise funding through बैंक लोन। फिर भी सीडी लिमिटेड कोशिश कर रही है कि मैं कहीं ना कहीं से बैंक लोन से पैसा अरेंज कर लूं ताकि हमारे ऑपरेशंस जो है सही तरीके से चले। 5 मई 2001 को सीडी इज एबल टू सीक द फंडिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू एबल टू पे फॉर द गुड्स इन फ्यूचर। मैं इस बात को सिंपल लिख के भी बता देता हूं। एबी ने 1 मार्च को सीडी को माल बेचा। अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे सीडी के हालात ठीक नहीं है, मतलब कैश फ्लो के इशू चल रहे। 5 मई 2001 को ये जो कैश फ्लो के इशू थे ये खत्म हो गए। सवाल ये है कि क्या मैं सेल को 1 मार्च को रिकॉर्ड करूं या मैं सेल को 5 मई को रिकॉर्ड करूं? 1 मार्च को तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो पहली कंडीशन है नो अनसर्टेनिटी वाली वो यहां पे पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा डाउट लगा हुआ है भाई। जब आपके कैश फ्लो के इशू चल रहे हैं तो मैं कहां से मान लूं आप मुझे पैसा दे दोगे? लेकिन 5 मई को जाके मुझे कहीं से पता चला कि आपको फंडिंग मिल गई है। अब मेरी वो अनसर्टेनिटी अपने पास क्या हो गई? दूर हो गई। अब मैं उस 5 मई पे जाके उस सेल को क्या कर सकता हूं? रिकॉर्ड कर सकता हूं। जरा एक बार आंसर पढ़ना, इन लोगों ने आंसर क्या लिखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
इन द अबव केस AB should not recognize any revenue on कब 1st March and until that uncertainty of recovery is clear, hence the revenue can only be recognized by AB on कौन सी डेट 5 मई, क्योंकि 5 मई को हमें न्यूज मिल गई है कि उसको फंडिंग मिल जाएगी और अब हम रेवेन्यू बुक कर चल सकते। सारी बात समझ में पक्की बात है। और देखें इसमें दिया तो नहीं है पर ये भी सेम अपने पास एग्जांपल है, इसमें दिया तो नहीं है पर अगर मैं बताऊं आपको, मान लो कि हमने उनको माल डिलीवर कर दिया और डिलीवरी करने के टाइम पर उन लोगों ने हमसे बोल दिया कि एक हफ्ता और रुक जाओ, तो क्या हम रेवेन्यू की डेट एक हफ्ता बाद लेके चलेंगे या वही डेट ले लेंगे? क्योंकि वो बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी क्या हो रही है, डिले हो रही है, वो हमारे केस पे अपने पास डिले होते हुए नहीं। ओके, इतना ही रख रहे हैं, इससे आगे हम लोग जो नहीं जा रहे हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा है ये AS9 का 60% पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया। अगली क्लास में ये AS खत्म भी हो जाएगा, सारे AS छोटे छोटे हैं, आपने बस ध्यान रखना है जितना काम मैं आपको बता रहा हूँ बेटा क्लास में रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। बाकी अभी दिव्यांग सर की क्लास होगी टेक्स्ट की, वो 12:30 शुरू होगी, तो आप आधा घंटा लंच ब्रेक जो करना चाहो अपने पास कर लो, 12:30 उनकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। मेरी वाली बुक का जो आपको AS9 का PDF है वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा। ये बेटा मेरा नंबर लिख लो, जिनके पास नहीं है ये नंबर लिख लें। और क्या नहीं चेंज नहीं हुआ, जिंदगी भर ये रहेगा, नंबर क्यों चेंज होगा? रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा फाउंडेशन का? अरे बेटा यही तो स्वाद भरा पॉइंट है बेटा। 12। आपका नाम क्या है? गुनगुन, अच्छा ओके। और पीछे बेटा क्या नाम है? अभिषेक। और पीयूष कौन? पीयूष। और समर्थ। आपका क्या नाम है बेटा? तेरा भी वंश है, तेरा भी वंश है, पूरा नाम बताना बेटा। सिंधी हो आप? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, हाई फाई बेटा। और वंश गोयल, आप तो बनियो बेटा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तेरा? अभिषेक जय। अच्छा आपका अभिषेक, अभिषेक कौन है? पूरा नाम बताइए बेटा। अभिषेक सिंह, ठीक है। और ऋषि कपूर है? गुप्ता लिखते हैं वैसे वैसे, मतलब कितने लगाता है भाई? एक ही लगाएगा ना। चलो हाँ, ऐसे अपने पास ना करो भाई। अच्छा देखो बेटा, जो आपकी क्लासेस का अपने पास रहेगा, मेरी क्लास में अपने पास मैं 10:10 के आसपास शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वैसे अपने पास टाइम पर ही हो, पर मेरी क्लास 10:10 पे शुरू हो जाएगी। दिव्यांग सर की क्लास भी 12:30 के आसपास अपनी जो शुरू कर देंगे, ओके। रजिस्टर अपना बेटा कोई मोटा मेंटेन करना, ये पहला रजिस्टर आपका मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ जनवरी में ही भर जाएगा, जो आप अपने पास लिखने जा रहे हो। आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो कृपया करके जितना मोटा रजिस्टर मार्केट में मिल रहा है वहां उन पे जाके पूछो मोटे से मोटा रजिस्टर कौन सा है, वो अपने पास खरीदो, क्योंकि आखिरी में जाके अपने पास ये बहुत सारे रजिस्टर्स बन जाएंगे, ओके। चले बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, इसको रिवाइज जरूर करके आइएगा।